अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, वो लोग जो हमें लाइव लाइव ऑन फेसबुक में देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और जो लोग जो है फी नफ्स नफ्स नफीस जो है फी नफ्स ही जो है हमारे प्रोग्राम में इस जूम पे के हवाले से आपने जुड़े हैं, आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया है और इस्तकबाल करता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम हर हफ्ते संडे के रोज हुआ करता है, जिसमें हम मुख्तलिफ शोबा हयात से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया करता हूँ, और जिसमें हम जो है हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी ज़िंदगी के जो जो उतार चढ़ाव है और और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उससे हमारे मौजूदा असातिज़ा कराम, स्टूडेंट्स, गार्जियन, तमाम तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हो और वो उससे जो है फ़ायदा हासिल करके अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ जो आगे बढ़ रही है वो किसी न किसी के पीछे की ज़िंदगी से मुतासिर होकर के हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल जो है, आज आपका जो है आप देखेंगे हर 6 महीने के बाद उसमें वैल्यू एडिशन होता है, जो है आज जो नहीं है कल उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसी को देख कर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। ज़िंदगी का पहिया इसी तरह चल रहा है। तो हमारा ये इंटरव्यू जो है एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। आज के बच्चे जो इसको सुनेंगे और सुन कर के जो इसमें उनको जानकारी हासिल होगी, अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से जो है आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत ही अहम शख्सियत के हामिल हैं। मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैं एक मैथ का प्रोफ़ेसर हूँ, तो मैं सिर्फ़ जो है जाकर के बच्चों को मैथ सिखाता हूँ। और जो फिज़िक्स के हैं तो वो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, फिज़िक्स सिखाते हैं। लेकिन इनका जो शोबा है, इनका जो दायरा-ए-कार है, वे ऐसे लोगों के साथ है, इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो अपना एक सब्जेक्ट पढ़ कर के फिर अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसे लोग को तैयार कर रहे हैं। एक इनकी फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है, जहाँ से असातिज़ा कराम को तालीम दी जाती है, और ये एक बहुत बड़ा काम है। इनके यहाँ से निकलने वाले असातिज़ा कराम आपके बच्चों के तकदीर के मेहमान बनते हैं। तो अगर इनके यहाँ से अगर ये वो लोग अच्छे तरीके से तालीम हासिल करके नहीं निकले, तो फिर वो जहाँ नौकरी करेंगे, तो वो क्या क्या उन बच्चों को जो है सिखा सकेंगे। तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ जो बच्चे जो है आते हैं, उनको जो आप ट्रेनिंग देते हैं, तो वो किस तरह की तालीम होती है, कैसे होता है? आपको आपको क्या उसके फ़वाइद मिल रहे हैं, कौम को क्या उसके नतायज हासिल हो रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं इनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आप तमाम हज़रात मिलकर इस्तकबाल करते हैं जनाब बख्तियार अहमद साहब, डॉक्टर बख्तियार अहमद साहब। आपका आपका खैर मकदम है साहब मेरा प्रोग्राम में। वेलकम टू यू सर। बेहद शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, और हम जी, शुक्रगुज़ार हैं प्रोफ़ेसर रियाज़ सर का, जिन्होंने मुझसे न सिर्फ़ राब्ता किया, बल्कि अपना प्लेटफ़ॉर्म एक तरह से मैं कहूँ, वो मुझे दिया ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका हाँ, कि आपने मुझे ये मौका दिया और काफ़ी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई हो इस खबर की। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं चाहूँगा कि आप बिलख़ुसूस जो आप सवालात करना चाहते हैं, हाँ, ख़ुसूसी हाँ, बस मारूज़ी एग्ज़ैक्ट, जी, जी, वो जी, जी। करें ताकि मैं उसकी रोशनी में हाँ। कुछ जो हमारे ऑडियंस हैं उनको ख़िताब कर सकूँ। जी, जी जी, जी, सर, मैं बहुत देख रहा हूँ कि मेरे जो आज के जो ऑडियंस है, ये वही लोग हैं जो जो हम लोगों ने क्लासिफ़ाई किया था। तो आज मैं खुल करके हम लोग बातें करेंगे। तो हाज़रीन, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट ये होता है कि हम जो है अपने गेस्ट से सवाल करते हैं और वो सवाल का जवाब देते हैं, और ये सिलसिला तकरीबन 45 मिनट्स तक चलता है। और उसके बाद जो है हम तमाम सामीन को मौका देते हैं कि वो उनके उनके ज़हन में जो सवाल जो है इस प्रोग्राम के हवाले से या और कोई भी हवाले से जो आप समझते हैं कि ये सवाल का जवाब इनसे हमें मिल सकता है, आप बेझिझक कर सकते हैं। आपको पूरा-पूरा मौका दिया जाएगा और ये काम ज़रूर होना चाहिए। आपको जो भी सवाल ज़हन में आता है उसको नोट कर लें और आखिर में आपको भरपूर मौका मिलेगा। तो आइए बिला ताख़िर के मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। तो सर आपने आपने में इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। मैं रियली बहुत ही आपका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हर आदमी आज के दौर में मसरूफ़ है, ख़ासकर टीचिंग हल्का बहुत मसरूफ़ है। उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन इससे क़बल कि मैं आप
जो है आपसे सवालात पूछूं, आपके बारे में कुछ मजीद जानकारी लोगों को मैं देना चाहता हूं। तो आप जो है सर की कुछ अहम बातें तालीम के हवाले से, हजरत डॉक्टर साहब पीएचडी है एजुकेशन में, पीएचडी हासिल की है, उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की है। फिर इन्होंने तकरीबन 6 मुख्तलिफ जगहों में आपने प्रोफेसर के हैसियत, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के हैसियत से आपने नौकरी की है। यानी 2015 में इनका पीएचडी हुआ है, 1993 में इनका मैट्रिकुलेशन हुआ था। इतना लंबा वक्फा का इन्होंने सिर्फ तालीम हासिल करने में लगाया। उसके अलावा जो है पीएचडी करने के बाद उन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशन इनकी हैं, तकरीबन 14-15 पब्लिकेशन इनके हैं माशाल्लाह, जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में है। एक रिसर्च पेपर एक नई 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 बातों का तारुफ होता है, और यही यही चीजें हैं जिससे जो है यही चीजें हैं, यही रिसर्च है जो किसी भी जनरेशन को नई नई बातों से मुतारिफ कराती है। इनका कंट्रीब्यूशन इस हवाले से बहुत ज्यादा है। एजुकेशन फील्ड में 17-18 पेपर इनका माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको और भी अल्लाह ताला इल्म हुनर में इजाफा करे और जोर कलम और ज्यादा हो। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ चैप्टर्स बुक किताबें में लिखी है, चैप्टर बुक्स में चैप्टर्स में लिखे, इसके भी तादाद जो है तकरीबन 16-17 है। इसके अलावा जो है वर्कशॉप भी करते हैं, ये इनवाइटेड स्पीकर भी हैं। बहुत जगह इन्होंने अपने बच्चों को वर्कशॉप भी किया है, बहुत सारी बातें सिखाई हैं। क्योंकि बहुत सारा इतना मौका नहीं है कि सारी बातों का यहाँ तस्करे किया जाए। खुसूसी तौर पर मैं कुछ और बातें मैं बता दूं कि इनको मुख्तलिफ जगहों में नौकरी करने के बाद इनके बहुत सारी असनाद को से भी इनको नवाजा गया है, और इनका प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट भी इनको मिला है, जो इन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ किया है। तो इतनी सारी बातें जो है थोड़ा बहुत करके मैंने आपको बताने की कोशिश की। मजीद जो है जब सवाल जवाब आएगा तो आप इसको समझ पाएंगे। तो मैं बेहद आखिर के पहला सवाल मैं सर से ये करने जा रहा हूँ कि सर जो है आप हमें, हमारा प्रोग्राम का सबसे पहला फॉर्मेट में पहला सवाल जो सबसे होता है वो ये होता है कि आप हमें सामीन को अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताएं। ये हमारे बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे बच्चे ये समझते हैं कि वो लोग बहुत ही गरीब है, परेशानी में है, सिर्फ वही परेशान है, हम कैसे तालीम हासिल करें। आपकी अपनी जिंदगी के हवाले से जो बातें होंगी उनको बहुत मुतासिर करेंगी। तो आप सर, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी के हवाले से जो फैमिली बैकग्राउंड आप हमें बताएं मुख्तसरन। ओवर टू यू सर। रियाज सर, पहले तो मैं बता दूं कि अभी मैंने इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। हाँ, हाँ, न्यूयॉर्क में मैंने प्रोजेक्ट में काम किया एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट फेलो, हाँ, और यूएनओ का एक प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, हाँ, जो बिहार के मदारिस में चल रहा है। उसमें मैंने फैकल्टी फैसिलिटेटर की हैसियत से 1 साल काम किया है। हाँ, उसमें इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी अप्लाई किया हूँ, हाँ, उम्मीद है कि जल्दी ही मिलेगा। हाँ। तो ये वजाहत करनी जरूरी थी। दूसरी ये कि फिर उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप सब मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। आप जो जी आगे बढ़े। जी जी, रियाज सर ना, हाँ जी। मैंने, जी सर, कुछ कुछ कह रहे हैं सर? हाँ, वो आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं सामीन को। तो मेरा ताल्लुक एक छोटा जिला है बिहार में, गोपालगंज, जी, उसके गांव से है। और मैंने भी गांव के स्कूल से तालीम की शुरुआत की। हमारे चचा थे, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला था, मोहम्मद हदीस। तो उसी स्कूल से, मॉडल लाइफ हाई स्कूल नाम था उसका, उस स्कूल से मैंने तालीम की शुरुआत की, बिल्कुल झोपड़ी से आप कह सकते हैं। और उसके बाद से मैंने वहीं बगल में हमारा मीरगंज है, वहाँ पे इस्लामिया हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने 10th पास किया। और उसके बाद से मैंने 12वीं का इम्तहान जो है दरोगा प्रसाद राय कॉलेज सिवान से दिया। बाद में मैंने पटना से मजीद तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन की एन कॉलेज पटना से। और फिर उसके बाद मेरा जो है ना सिलसिला बिहार से बाहर शुरू हुआ। मैं अलीगढ़ गया, अलीगढ़ से मैंने पीजी किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। फिर मैंने बीएड किया वहां से, और उसके बाद सर जामिया। एक सेकंड सर। तो आपने बेसिकली जो हमारा जी जो सर। जो तरीका तालीम है आज के दौर में, लोग जो है या आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो आपने शुरुआत की अपना जो है आर्ट्स लेकर के, इकोनॉमिक्स में आपने एमए किया। ये नॉर्मल नॉर्मल जो है जी बिल्कुल। तरीका तालीम है। लेकिन उसके बाद जो है आपने शायद ये इरादा किया हो कि मैं टीचर बनूं, तो उसके लिए आपने बीएड किया। यहाँ तक का तो ये कॉमन सफर मुख्तलिफ लोगों का होता है कि जो लोग भी एमए करते हैं तो वो बीएड कर ही लेते हैं।
लेकिन बीएड के बाद जो है ये एमएड करने का ख्याल, जबकि ये आपको पता होना चाहिए कि एमएड करने के बाद तो फिर आप जो है बिल्कुल एक साइड लाइन कॉर्नर हो जाते हैं, एक छोटा सबसेट हो जाते हैं, नौकरी के हवाले से आपके ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। आपने ये हिम्मत कैसे की कि जो है एमए करने के बाद पीएचडी ना करके आपने इकोनॉमिक्स में पीएचडी ना करके एमएड किया? ये बहुत ही अहम सवाल है, इसको वजाहत करके बताएं सर। मुझे 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 शुरू से ही एजुकेशन का फील्ड पसंद था, और जब बीएड में मेरा दाखिला हुआ तभी मैंने तय कर लिया कि मुझे मास्टर्स करना है एजुकेशन में, और मुझे एजुकेशन के फील्ड में जाना है। ये अच्छा मैंने अलीगढ़ में ही तय कर लिया था। अच्छा अच्छा। और जब मैंने बीएड किया तो मैं आपको बताऊं कि मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था रेजिडेंशियल स्कूल में। हाँ मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, जी पब्लिक स्कूल गुड़गांव में उस वक्त था, अब मेवात जिला हो गया। वहाँ मैंने 1.5 महीना पढ़ाया, लेकिन मैं फिर वापस आके जामिया में मेरा जब एमएड में सिलेक्शन हो गया तो हाँ मैंने एमएड ज्वाइन किया, फिर वहीं से एमफिल एजुकेशन में किया, वहीं से पीएचडी किया। और मेरी पहली नौकरी स्कूल की तो थी थोड़ी बहुत, फिर जो हायर एजुकेशन में जो शुरू हुई वो जामिया से ही शुरू हुई, और वो पीएचडी के दौरान ही शुरू हो गई थी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में। और साथ ही साथ उस बीच में ही मैं न्यूपा में गया 1 साल के लिए, प्रोजेक्ट में काम किया एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट फेलो। जी सर। तो सर आपको असल जो है मैं एक खास बात है जो आपको किस चीज ने ट्रिगर किया उधर जाने के लिए, मतलब क्या ये मोटिवेशनल पार्ट क्या था और इंस्टिगेटर क्या था जो आपने पूरा चेंज किया, लाइन चेंज किया आपने? जब मैं अलीगढ़ में था तभी जो है मैं डिबेट्स वगैरह में, डिस्कशंस वगैरह में कभी पार्टिसिपेट करता था, और हाँ मुझे एक इल्म से और स्कूल से एक लगाव था, अच्छा टीचिंग से एक लगाव था, और मैं इस्ताज़ा बनना और इस्ताज़ा की तालीम लेना, मजीद हायर तालीम इस्ताज़ा के लिए एजुकेशन में कि तालीम के क्या हालात हैं हिंदुस्तान में, और तालीम को लेके क्या चैलेंजेस हैं, और तालीम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी तरफ एक जस्तजू मेरी थी। बीएड के दौरान ही मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे तालीम के शोबे में जाना है, हायर तो एजुकेशन। अब आपने ये महसूस किया कि यही प्लेटफॉर्म है जहां से जाकर के जो आपके अंदर में जो एक तरह से यूं कहें कि एक कौमी जज्बे का जज्बा जो है जो अंदर में पनप रहा था उसके उसको पूरा करने का प्लेटफॉर्म आपको यही नजर आया, क्या आप ये कहना चाहते हैं? बेशक, अच्छा बेशक, बेशक। हाँ मुझे तो लगा कि हाँ, तालीम के ज़रिए समाज में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, और तालीम का शोबा यकीनन सबसे मुअस्सर शोबा है, जिससे जी हम समाज के लिए एक बड़ी मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। और हाँ मैं आपको बताऊँ कि अभी मैं नेल्सन मंडेला का एक कॉल पढ़ रहा था, जी बड़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं जी उसको जी जोड़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जी न किसी मिसाइल की ज़रूरत है, न किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत है, न एटम बॉम्ब की ज़रूरत है। जी सिर्फ वहाँ के तालीमी निज़ाम को दरहम-बरहम कर दो, और वहाँ के इम्तिहानात में नकल और चोरी शुरू करा, अच्छा जी जी वो मुल्क तबाह हो जाएगा। आप सोचिए, इतने बड़े इंसान और वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं जी कि जी जी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तालीमी निज़ाम को आप दरहम-बरहम कर दो। हाँ और वहाँ देखिए, उन्होंने एक बात बड़ी पर्टिकुलर कही थी, वहाँ के जी इम्तिहानात में चीटिंग और नकल की आप रवायत को कायम कर दो, वो हाँ, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो तो कितना सर जैसा कि अहम जी है, ये बताना चाहता हूँ। नहीं जी, नहीं बहुत जैसा कि आप जानते हैं कि सर आप इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद भी आप टीचर बन सकते थे और बिल्कुल, उसमें जो है आप जो है पीएचडी करने के बाद भी प्रोफेसर बन सकते थे। Now, यकीनन। why did you choose to take the education degree and become a professor in teachers training? There must be some specific extra कि ये एक ये ऑप्शन तो आपको थे। नहीं, वो ऑप्शन थे, लेकिन हाँ, मैं बेसिकली तालीम में स्कूलों में मुझे ज़्यादा हाँ, इंटरेस्ट था, हाँ, स्कूली निज़ाम। और मैंने कहा ना कि आप जब तालीम में बराह रास्त एजुकेशन, आप इकोनॉमिक्स में जाके एक टीचर बन सकते हैं, हाँ, लेकिन आपका दायरा एक इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर के तौर पे अच्छा होता वेरी है। गुड जब वेरी आप गुड। जी एजुकेशन प्रोफ़ेसर बनते हैं, जी तो आपका दायरा बहुत वसी होता है। इवन हमारे तालिब-इल्म, इकोनॉमिक्स के भी तालिब-इल्म हमारे अंडर में आते हैं, जी साइंस के भी आते हैं। तो जी एक बड़े दायरे को, आज के डेट में हर बच्चा फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में जा रहा है, पूरे दुनिया का। कुछ ही ऐसे खित्ते हैं जहाँ पे फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। गोया जी कि जी गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, हर हर दर्जे के बच्चे, शरीफ और उस इलाके का कोई भी शख्स हो, उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। और हम जब टीचर ट्रेनिंग देते हैं तो वो टीचर्स बराह रास्त स्कूलों में जाते हैं। जी तो जी अगर सोशल चेंज वाकई लाना है, और हाँ, सोशल चेंज का जो सबसे बड़ा एजेंट है जी जी वो स्कूल है। मैं ये मानता हूँ कि अगर स्कूली निज़ाम को हम सही करें और स्कूल को सही से करें,
तो वाकई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में आ सकता है। बदकिस्मती से ये एक अलग शोबा है जिसपे मजीद अगर आप आगे आएंगे तो बताएंगे तो कि स्कूली निजाम जो भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके कई लूप होल्स हैं, जिसपे मैंने एक पेपर भी लिखा है, आपने देखा होगा, हाँ रिविजिटिंग जी, मॉडर्न एजुकेशन जी, सिस्टम। उस पे बात करने की जरूरत है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वक्त था, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो फॉर्मल स्कूल में गए ही नहीं, जी, उन्होंने घर पे ही तालीम हासिल की। तो वो एक अलग वक्त था। लेकिन जी, आज के डेट में, आज की तारीख में हर बच्चा फॉर्मल स्कूल में जा रहा है। जी, तो जी, अगर हमको कोई तब्दीली लानी है, रूनमा करनी है पूरी दुनिया में, मुल्क में, तो वो यकीनन एजुकेशन और स्कूल एक बहुत बड़ा उसका एजेंट है, जी। मैं ये मानता हूँ। तो गोया और सर, इस मेरा बारे में अगर मुझे मैं इसको इस आपकी बात को इस तरह से बयान करूं कि आप चाहते थे कि जो एजुकेशन में तब्दीली लाने के लिए जो 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 लोग शामिल हो सकते थे, उसमें आपका भी शामिल होना जरूरी, आपने समझा कि मैं भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट करूं ताकि जो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है कुछ सुधार हो। मैं खाली जो है उस रूल को फॉलो ना करूं बल्कि रूल बनाने वाला बनूं। मैं सिर्फ जो है बच्चों को यस, पढ़ाऊं नहीं, बल्कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये भी, उसमें भी हमारा मतलब कंट्रीब्यूशन हो। आप गालिबन यस, इसी मकसद के तहत इसमें आए। और जैसा कि मैंने आपके पेपर्स वगैरह मैंने देखा कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं सब पे ऊपर आप जो है काम कर रहे हैं। तो आप मुझे, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप बच्चों को पढ़ा करके एक डिग्री नहीं दिला रहे हैं, आप एक ट्रेंड करके एक ऐसे शख्सियत को पैदा कर रहे हैं जो जा करके कहीं और बच्चों को ट्रेन करेगा। तो आप जो है वो असल माल, जो मसा माल जो बेचने वाला है, जो सामने में है, एजुकेशन का फैसिलिटेट करने वाला टीचर, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं। अब आपको, आपके समझ में ये बात आ रही है कि अगर ये अच्छे से काम हम कर दिया तो लास्ट एंड में जो है वो बातें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। क्या मेरा ये ऑब्जर्वेशन सही है? कि मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से। एक चीज जोड़ते इसमें रहूं कि हम कुछ पैदा नहीं करते हैं, हाँ, हम सिर्फ शार्पेन करते हैं। बच्चों में खुदा ये हमारे बस में नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये जरूर करते हैं कि हम बच्चों को शार्पेन करते हैं, बच्चों को जो उनके अंदर की सलाहियतें हैं जी, उसको उभारने में उनकी मदद करते हैं। बस इतनी जी, सी कोशिश हमारी होती है। जी, जी, वेरी हम गुड। एक चीज से बस आपके वो नाइतफाकी थी उस वर्ड से कि हाँ, हम पैदा नहीं करते हैं, वी डू नॉट जी, क्रिएट, ओके, रादर ओके, वी जस्ट फैसिलिटेट। हम फैसिलिटेटर हैं बच्चों के दरमियान कि हाँ, उनकी सलाहियतों को उभार दें, उनकी वेरी गुड। सलाहियतों को हम बता दें कि तुम में ये है, हुँ, तुम हुँ, इसको पहचानो, तुम इस पे मश्क करो। और वो जब वो करते हैं तो इंशाल्लाह वो आगे जाते हैं। बाकी हाँ, बातों से आपके हाँ, इत्तेफाक से। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चों के अंदर जो, उनके अंदर जो मादा छुपी हुई है और जो पॉजिटिव एग्जैक्ट एस्पेक्ट्स है उसको आप उजागर करके आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी बातें आप सिखाते हैं। तो कोई ऐसा वाकया आप बताएं, कोई एक ऐसा वाकया बताएं, जैसे मिसाल के तौर पर टीचर ट्रेनिंग के दौरान में बहुत सारे 5-6 सब्जेक्ट हुआ करता है ना, जैसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, और फिर जो है दो सब्जेक्ट में बच्चों को स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है, जैसे मैथ और फिजिकल साइंस, और जो है उर्दू और कोई और दूसरी जुबान वगैरह वगैरह करना पड़ता है। तो जब ये आप ये पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों का रिस्पांस जो है, बच्चे क्या, मतलब बच्चे आपसे ये पूछते हैं कि सर इसको और अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है? वो इंथुसियाज्म जो आपने बच्चों के अंदर देखा, कि ये सारी बातें जो कैफियत है, मैं कैफियत को थोड़ा समझना चाहता हूँ, बच्चे जो टीचर्स ट्रेनिंग में आपके यहाँ आ रहे हैं। जी, ऐसा है कि किसी भी उन्वान को, वो किसी भी सब्जेक्ट मजमून में है, उसके पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जी, जी, ये तरीका तय करना, हम लोग मुख्तलिफ तरीके पढ़ाते हैं, कोई एक जी, तरीका नहीं पढ़ाते हैं। और जी, हम यही जी, कहते हैं बच्चों से जी, कि आप उस जीन्स पैंट को जब जीन्स पैंट का इजाद किया गया उसको याद करो जी, कि वो ऊपर चढ़ते थे और उनके जी, जी, 10-15 जेब होते थे। बेटा आप ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, किनका ऑडियो जो है जी, जी, ये प्लीज। मेरे कोई मैं स्टूडेंट मैं हैं यहाँ से कर रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। और वो जी, जो है चले आगे चले, प्लीज ये है म्यूट योरसेल्फ। कि जब वो ऊपर चढ़ता है तो हाँ, उसको काफी चीजों की जरूरत पड़ती है, छोटा जी, प्लम पाइप, जी, जी, फिर नट बोल्ट स्क्रू, है ना, पेचकस पिलास, बड़े छोटे। तो वो जीन्स इसी हिसाब से इजाद किया गया कि जब वो हाइट पे काम करने जाएगा हाँ, तो जिस साइज
की जरूरत हो, जिस नट बोल्ट की जरूरत हो, जिस स्क्रू की जरूरत हो, वो उसका इस्तेमाल करे। उसी तरह से एसातिज़ा होता है कि वो स्कूल में जब जाए हाँ तो वो किसी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जाए, हाँ लेकिन उसके पास तमाम स्ट्रेटेजीज हों, वेरी गुड तमाम तरीके हों, और जाए तो खाली जाए। जैसे हालात हों उस हिसाब से जितना जिस तीर तर्कश की जरूरत हो हाँ उसका इस्तेमाल करे, वही बेहतरीन एसातिज़ा होता है। वेरी गुड मजीद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान को तब्दीली पसंद है। जी तो एक टीचर चाहे जितना भी अच्छा हरबा हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जी जी अगर उस हरबा हथियार को रोज बरोज और डेली इस्तेमाल करेगा तो वो हाँ, बच्चे बोर हो जाएंगे। जी इसीलिए जी तब्दीली लाना भी जरूरी है जी कि आज हम किसी और तरीके से पढ़ाएं, कल किसी और तरीके से, परसों किसी और तरीके से। हाँ, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स लोगों ने वज़ाक़ता की हैं, आप भी अपना वज़ाक़ता कर सकते हो। जी 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 फिर उन तमाम के साथ आपके ज़हन में होना चाहिए कि अगर डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। जी आपके पास 10 20 50 ऑप्शंस होना चाहिए, जी जी और जी जो वहाँ माकूल लगे, जो मुनासिब लगे उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जी ये ज़रूरी है कि कोई भी इनडिसिप्लिन का स्ट्रेटजी आप अपनाएँगे, वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। बच्चा समझेगा कि सर तो ऐसे ही करते हैं। फिर जी उसको जी तब्दील लाने की भी लगातार कोशिश करनी चाहिए। जी इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग लर्निंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। जी जैसे समाज बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, बच्चों का क्रोनोलॉजी के हिसाब से ज़हानत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बदल रहे हैं, समाज की ज़रूरियात बदल रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं। जी उसी हिसाब से एक अच्छा एसातिज़ा वो है जो अपने आप को लगातार बदलते रहता है, लगातार अपडेट करते रहता है। जी अगर जी वो ऐसा नहीं करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा, वो बैकवर्ड चला जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। उसकी अहमियत बच्चे बस रस्मी तौर पे उसकी क्लासेस करेंगी, उससे एन्जॉय नहीं करेंगी, उनको सुनना नहीं चाहेंगी। जी सर। जी सर बहुत सही आपने फरमाया कि चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। अगर आप चेंज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप हेलो, कामयाब नहीं होंगे। और आज का 21st सेंचुरी का एक हेलो। स्लोगन है कि रीड अनलर्न एंड रीलर्न। यही यही स्लोगन जो है चलने जी, वाला है आपकी आवाज़ नहीं आपके आ रही है। 21st सेंचुरी में। मेरी आपको आवाज़ मिल रही हमेशा है अपने इशराक? आप को अपडेट करते रहना है, जिसको बोलते हैं लाइफ यस सर, लॉन्ग मिल यस सर, रही आपकी है। आवाज आ रही है सर। जी सर। यस लाइफ सर, आ लॉन्ग रही है लर्निंग। आवाज। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है आपको करते रहना है, जिससे आपको हमेशा अपडेट करते रहना। आप यू शुड नॉट फॉल बिहाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आपने देखा अभी कोरोना के जमाने में भी एक चैलेंजेस आए, तो ये भी एक चैलेंज था, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि असातिज़ा कराम के लिए भी एक चैलेंज था। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में वो क्लासेस उस जमाने में किए होंगे। तो इस चैलेंज को आप लोगों ने कैसे एडजस्ट किया? डॉक्टर सर साहब इसी सिलसिले में मेरा एक सवाल है सर। जी मैं बोलिए। अगर आपकी कौन है इजाजत बोलिए, हो तो मैं सवाल पूछूं? कौन है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इशराक आलम है। जी जी। मैंने बीएड मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तो आसनसोल सर के मैं आपको टाइम सेंटर ऑफ दूंगा, मैं आपको टीचर टाइम एजुकेशन दूंगा से सवाल किया करने है। के लिए। जी फिर भी पूछ ले, कोई बात नहीं, पूछे पूछे जी पूछे। जी जी। तो अभी मैं फिलहाल हजरत अली अकेडमी मुजफ्फरपुर में एज अ टीजीटी टीचर मैथ्स में हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। जी उसमें मैंने देखा है कि एजुकेशन बैकवर्डनेस जो है, जी बच्चों में 3 तरीके का मैंने पाया है एजुकेशन बैकवर्डनेस। जी। पहला आप तो सवाल कोरोना कीजिए के ना सर, सिलसिले में है कि बच्चे कोरोना आप से। अपना सवाल कीजिए सर, जी पहले सर, सवाल कीजिए ना। मैं क्या अपनी बात को क्या करें पूछना उसके चाह बाद रहे थे? मैं जी सवाल पूछूंगा उसमें। जी 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 जी, पहले बात रख लूँ उसके बाद सवाल पूछता जी हूँ जी कि एजुकेशन कोरोना की वजह से 2 बच्चों का बर्बाद हुआ, उनमें एजुकेशन बैकवर्ड आया। दूसरा एजुकेशन बैकवर्डनेस है वो क्लासेस मिस करने की वजह से होता है। जी और तीसरा बैकवर्डनेस जो है बच्चों में लर्निंग आउटकम सही से न हासिल होने की वजह से होता है। जी तो इन बैकवर्डनेस को दूर करने का ऐसा स्ट्रेटजी टीचर को आना चाहिए ताकि जो बच्चों की एजुकेशन बैकवर्डनेस है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके और उसको अच्छी से अच्छी तालीम दी जा सके। इसके लिए माशाल्लाह। मैं सवाल आप पूछता हूँ। आप जी मेरी आवाज मिल रही है? सर, आपने यस आपने सर, सवाल यू सुना आर उनका? ऑडिबल। सर आपने उनका सवाल सुना डॉक्टर बख्तियार सर? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज मिल रही है? यस जी सर। सर जी। जी यस सर, सर। आपकी आवाज आ रही है। क्या डिस्कनेक्ट हो गया था? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट हो ठीक है गया। ठीक है। सर वो एक
सवाल कर रहे थे अभी। आप जरा एक बार और जो है सर को सवाल दोहरा दें, क्योंकि आपकी जब बात हो रही थी तो उस वक्त वो लैगिंग चल रहा था, साफ साफ सुनाई दिया नहीं। जी 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 सर, वो मैंने बताया कि एजुकेशन अवेयरनेस जो है, मैं 3 तरह का फेज जो है मैं देख रहा हूँ बच्चों में। जी पहला तो कोरोना के वजह से 2 साल कोरोना में पढ़ाई नुकसान हुआ, जिस वजह से एजुकेशन अवेयरनेस में जी जो बच्चे 8 ग्रेड में हैं, उनका नॉलेज जो है वो 6 ग्रेड का है। जी। तो आपका सवाल क्या है? मतलब सवाल ये है कि ये लैक हुआ, उसको कैसे मेकअप किया जाए, ये सवाल है आपका? जी हेलो हेलो जी। इशराक बोलिए। जी बोलिए इशराक। हेलो सर। और जी सर, मैं माइक ऑफ हो गया था, मैं बोल रहा था, हाँ मेरा माइक ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था। हाँ जी जी, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था हाँ, कि कोरोना के वजह से जी 2 साल बच्चों का गैप हो गया, लर्निंग गैप। जी। उस लर्निंग गैप को किस तरीके से फुलफिल किया जाए, अच्छा इसके ठीक लिए एक टीचर का ठीक क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? ठीक। आपका सवाल क्लियर हो गया। सर आप समझ में आए सर आपको सवाल? आप जी पहुंची जी आप जी, तक? बिल्कुल समझ में आया, हाँ, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में ठीक है आया। सर, देखिए बताएं सर। इशराक देखिए, एक बात तो ये है कि ये ग्लोबल पेंडेमिक था, ये आलमी तौर पे था, और इसका नुकसान जिनके पास टेक्नोलॉजी था उन्होंने तो फायदा उठा लिया, लेकिन जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था वो एक अलग डिवाइड शुरू हो गई। पहले तो अमीर गरीब की थी और रूरल अर्बन की थी, अब ये एक हो गया टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी नहीं है। गालिबन सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत नुकसान में रहे। मेरी आवाज मिल रही है ना इशराक? तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक तो हर चीज का फौरी इलाज नहीं होता है, लेकिन अगर स्कूल कोशिश करें, इज्तमाही तौर पे तमाम स्कूल के असातिज़ा कोशिश करें, तो फिर ब्रिज कोर्स करा के एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कुछ हद तक इस खाई को पाट सकते हैं। मुकम्मल तो पाट नहीं सकते। अब हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को 2 साल पीछे ड्रॉप कर दें, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि उनकी एज बढ़ गई है। तो हम इसका कोई फौरी मुकम्मल इलाज तो नहीं है, लेकिन जो असातिज़ा सेंसिटिव हैं, जैसा कि मैंने अभी किया, अभी सरकारी स्कूलों में सर हम लोग इंटर्नशिप में जा रहे हैं रियाज सर, मैं आपको बताऊं, तो वहां हमने बच्चों को कहा कि आप 15 लोग हो, 15 लोग अगर आधा आधा घंटा भी रोज निकाले तो काफी वक्त होता है। हर असातिज़ा आधा घंटा निकाले उन बच्चों के लिए जो बैकलॉग हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, जिनको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, और वो 6ठी 7वीं 8वीं में चले गए, तो उनको अलग से वो वक्त देना पड़ता है। फिर उनको थोड़ा परसू करना पड़ता है कि रात में पढ़ो। तो कुछ हद तक हम इस खाई को पाट सकते हैं, लेकिन मुकम्मल इलाज तो नहीं है। जी, जी उम्मीद करता हूँ कि जवाब मैंने दिया। जयसराज साहब, आपको मैं अपना एक पैनल डिस्कशन शुरू किया था, इसी मौजू पर किया था कि बच्चे को कैसे जो है कॉम्पेंसेट किया जाए, जो लर्निंग लॉस को आपको भेज दूंगा, आप वो पूरा प्रोग्राम सुनिएगा तो आपको पूरी बातें समझ जाएगा, जिसमें मैंने 5-6 बड़े-बड़े प्रोफेसर को मैंने शामिल किया था। तो ये मौजू तो बहुत ही पॉपुलर है, सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और मौका मिला तो फिर आखिर में इसकी मजीद वजाहत होगी। तो सर हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो है बीएड कॉलेज के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप जहाँ जिस कॉलेज में हैं, अब तक जो है 2013 से लेकर के तकरीबन 800 बच्चे जो है फारिग हो चुके हैं आपके कॉलेज से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? जी जी बिल्कुल। तो सर ये जो बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, उम्मीद है कि कम से कम 25% की तो नौकरी हुई होगी। तो आपने कभी उनसे बात करके, या उन लोगों ने कभी आपसे जो है बात करके ये बताने की कोशिश की कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो सिखाया था वो मैं जो है उसके बहुत फैज़याब हो रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करने में और पढ़ाने में और सिखाने में जो है मैं बहुत ही कामयाब हो रहा हूँ। इस तरह की कोई बात, कोई वाकया अगर आप शेयर करें तो जो है सामीन को शेयर करें, इससे भी बहुत बातें समझ में आएंगी। तो ओवर टू यू सर। गालिबन आप जो बता रहे हैं 800 बच्चे, वो तो हमारे सिर्फ यहाँ के हैं। मैं जामिया में 2007 से टीचिंग में हूँ, एमार्क लेवल पे पढ़ाया, और फिर दरभंगा में 5 साल रहा। जी तो एक बड़ी आबादी तरबियत याफ्ता होके हम लोगों से गुजरी है, जी और एक बड़ी आबादी, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है बच्चों का, एक बड़ा तबका जो है वो लगातार हम लोगों से कांटेक्ट में रहता है, हाँ, और
वो कांटेक्ट में सिर्फ इस हवाले से नहीं रहता है कि सक्सेस या फेलियर, बल्कि राह अमल स्ट्रेटजीज क्या बनाई जाए। जी और एक बड़ी आबादी है जो कि सरकारी स्कूलों में जॉब कर रही है, नौकरी में आ गई है। कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में चले गए हैं। जी कई बच्चे हमारे हैं जो कि स्कूलों में प्रिंसिपल हैं आज की वक्त जी में, प्रिंसिपल जी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो माशाल्लाह सब कांटेक्ट में रहते हैं हम, हाँ, और रोज बरोज उनसे बातें होते रहती हैं। और यही वजह है कि हम लोग स्कूलों के हवाले से, चाहे वो दिल्ली के स्कूल हो, दिल्ली के भी बहुत बच्चे हैं जो कांटेक्ट में हैं। हाँ, अभी मैं एक ऑनलाइन सेशन ले रहा था, जो बच्चे वहाँ यूपीएससी के थ्रू प्रिंसिपलशिप का पीटी और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, जी और स्कूलों में डीएसएसबी अब सिर्फ उनका वाइवा बाकी है। इसके बाद वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की हैसियत से फायज होंगे, वो वाइवा में जो बच्चे निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिहार, बंगाल, और आपको न्यूपा में जब मैं था तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मैंने बहुत डेटा कलेक्ट किया और बहुत सर्वे किया। दिल्ली के स्कूलों में मेरी स्टडीज हुई हैं। हरियाणा में मैं स्कूलों में विजिट किया हूँ। तो गालिबन एक तरह से पूरा हिंदुस्तान के स्कूलों का जायजा है, अंदाजा है हम लोगों को। बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं और हाँ बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वेरिएशंस हैं इन क्वालिटी, इन मैनेजमेंट, इन एक्सेस, इन रिटेंशन। जो अभी कौमी तालीमी पॉलिसी जो 2020 आई है, वो हाँ, शुरू इसी बात से करती है कि इक्विटेबल, इंक्लूसिव और जस्ट हमको एजुकेशन देना है सबको। लेकिन उसके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, जी बहुत फर्क। हम्म, 10 कदम की दूरी पे एक लॉरेटो स्कूल है आसनसोल में, हाँ और दूसरी तरफ आपके सरकारी स्कूल है हाजी कदम और वो। जी तो अलग अलग, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को हर तरह के स्ट्रेटेजी से रूबरू करते हैं। जी जी और फिर बच्चे जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बच्चे का मैं मिसाल दूंगा, जो बच्चा जब आया दरभंगा में, मैं उस वक्त था बीएड करने, तो मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एक पर्चा होता है, मैं पढ़ाता था। जी 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 वो बच्चा अरबी बैकग्राउंड से आया था, उसको अंग्रेजी बड़ी कमजोर थी, ये, लेकिन उसने इतना सीरियसली हमारी बात को लिया। और इतना, मैंने बोला कि जाके रोज अखबार पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा अखबार पढ़ो और जोर जोर से कमरा बंद करके पढ़ो, रीडिंग, ताकि तुम्हारे जबान पे जो है अंग्रेजी चढ़े, तभी अंग्रेजी बोल पाओगे। और वो इतना फॉलो किया उसको कि मैं आधा घंटा बोला तो 1 घंटा पढ़ता था। और आज के डेट में वो एक बिहार के स्कूल में प्रिंसिपल है, और उसने बताया कि वो क्या बोलते हैं कि जो ट्रस्ट होता है स्कूल का, उनके पीछे पढ़ पढ़ के बोला कि हम सीबीएसई के एफिलिएशन क्यों नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। उसने सारे फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स पूरी की, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस किया, फिर सीबीएसई के लोग आए। जब सीबीएसई के लोग आए तो उन्होंने एक दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, शेरवानी को देखा कि प्रिंसिपल, बड़ा मेरा ताज्जुब, पर्ची कॉल लगा था देखा कि वो सिर्फ सलमान तुम खाना जल्दी ला। जी जी, जब प्लीज वो अंग्रेजी में बात कर रहा है जी तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। और वो मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट है कि मुझसे भी जब कॉल करता है तो वो अंग्रेजी में ही बात करता है, जी बड़ी खुशी होती है। सो आज वो बताइए कि एक सीबीएसई स्कूल चला रहा है, उसका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल की बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ा ओहदा होता है प्रिंसिपल का। आपको बता दूं कि प्रिंसिपल का स्केल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से हाई होता है। पता जी नहीं जी आप लोग कुछ लोग जानते जी होंगे जी कि जी नहीं, जी स्कूल का प्रिंसिपल। और मैं बता दूं कि तो इस तरह के कई केसेस हैं। एक लड़की आई थी जो वहां एडमिशन लेने के लिए इनकार थी बिल्कुल, हाँ दरभंगा में। वहां फैज साहब थे प्रिंसिपल हमारे, उन्होंने जब उसका देखा सीवी और उसकी हैंडराइटिंग देखी और उसका मार्कशीट वगैरह देखा ग्रेजुएशन में, तो बड़े इंप्रेस थे कि बड़ी अच्छी लड़की है, बीएड कर लेगी तो अच्छा रहेगा। अब वो तैयार नहीं थी कि बाप रे, खंडहर में बरसात के दिन में आई थी, और वो 10 किलोमीटर शहर से अंदर जाना पैदल, और भी पानी लगा हुआ था सड़कों पे। बोली यहाँ रह नहीं सकती मैं, और कोई वहां पे बेसिक एमिनिटीज नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारे जिला के एक साहब हैं, उनसे जाके मिलो। मेरे पास उन्होंने भेज दिया। मैंने उसको कहा रात में कहाँ जाओगी, रात हो गया था। मेरे घर आई, शहर में, दरभंगा शहर में मेरे घर रही, उसका भाई साथ में था। और फिर मैंने उसके फादर से बात किया और कहा कि इसको एडमिशन दिला दीजिए, और 10 दिन बाद से इसको कहिएगा डिसीजन ले। जब वो एडमिशन ली, उसको अच्छा लगने लगा। और उसके बाद से वही लड़की जो बीएड में आई नहीं थी, वो बीएड में पोजीशन लाई वहां पे। और उसके बाद से एमएड में एडमिशन के लिए रो रही थी, और मुझे उसके अपने वालिद से बात कराई कि अब्बू को समझाइए मैं एमएड करना चाहती हूँ। और आप यकीन मानिए, मैंने उसके अब्बू से कहा कि देखिए, वो बोलने लगे कि भाई मेरी माली हालत सही नहीं है, 2 लड़के हैं, उन लोगों को हम डिप्लोमा कराएं, अलीगढ़ एक को भेजे हुए हैं, या इसको पढ़ाएं। मैंने कहा कि देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो अपना, उनको समाज जिलाता है, और हाँ कुछ बच्चे अपना जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन जी कुछ बच्चे, कुछ शख्स दुनिया में पूरे समाज के लिए, कौम के लिए आते हैं। ये तीसरे नंबर की लड़की है, हाँ आप इसको
पढ़ाइए, टेंशन मत लीजिए, भेजिए दरभंगा, हम लोग देख लेंगे, चलिए आप परेशान मत होइए। उन्होंने भेजा, उसके बाद से यकीन मानिए वो एमएड की, एमएड में भी पोजीशन की, और आज वो पीएचडी कर रही है, और मानू से ही, और जेआरएफ होल्डर है, और उसके कई जगह से अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि आप हमारे यहाँ कॉलेज ज्वाइन कीजिएगा पीएचडी के बाद से। तो वेरी गुड। तो सर आपने इस बात के दौरान एक बात खुल करके आई, जैसे कि आपने बताया कि वो बच्चा जो है अरबी बैकग्राउंड का था, लेकिन बेचारे को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो इसी तरह के बच्चे आपको मिलते होंगे जो प्योरली उर्दू बैकग्राउंड के हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती है। तो क्या ये जुबान भी कोई मसला क्रिएट करता है अपनी आपके बच्चों को? जरा इसकी थोड़ी सी जो है, क्योंकि बहुत अहम मौजू है, क्योंकि ये पूरे अवाम में ये बात उर्दू इंग्लिश ये मसले चल रहे हैं। तो आप जो है इसके हवाले से थोड़े से आप कैसा पाते हैं कि बच्चों को अंग्रेजी में कितनी मेहनत करनी चाहिए या पूरा वो उर्दू में करनी चाहिए? इसकी थोड़ी सी जो है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा उर्दू मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये दोनों में आऊंगा, लेकिन पहले आप जो है इसको लैंग्वेज के हवाले से थोड़ी सी बात बताया सामीन को। रियाज सर, मैं बताऊं, जबान को लेके समाज में बड़ी गलतफहमी है जी, बहुत गलतफहमी है जी, मैं चूंकि अंग्रेजी जबान पे भी तहकीक किया हूं, और मैंने पर्चे लिखे हैं, और उर्दू जबान पे भी मैं पर्चे लिख रहा हूं, और देखा उर्दू में भी मैंने। लिख रहा हूं, और अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं। मैं बताऊं कि मैंने मानू में आके मैंने इस पे बहुत बच्चों को ओरिएंट किया। मैंने कहा कि जबान कभी मसला रहा ही नहीं, जबान तो जोड़ने की चीज है, जी, जबान लड़ने की चीज नहीं है। जी, जबान जोड़ती है, और जबान सीखना एक कला है। जी, मैं एक मिसाल देता हूं कि जब एक ट्रक ड्राइवर हाँ, दिल्ली से चलता है और आसाम माल लेके जाता है, हाँ, और गुवाहाटी से माल लेके दिल्ली जाता है, 6 महीने बाद वो 4 या 5 जबानें सीख लेता है। जहां जी, के लाइव होटल में ठहरता है, वहां की जबान सीख लेता है। जी, जी, जबान सीखना एक कला है। और आप देखिए कि गूगल यूनिवर्सिटी सारा काम कर रही है। आप जी, इंग्लिश डालिए, उर्दू कर दे रही है, उर्दू डालो अंग्रेजी कर दे रही है, उर्दू डालो हिंदी कर दे रही है। जबान कभी भी मसला रहा ही नहीं है, हमारी सोच है। कभी भी एक जबान दूसरे जबान को सीखने में मदद फराहम करती है। आप कोशिश कीजिए कि जहां उर्दू लिखी है, इंग्लिश भी उसका जिक्र कर दीजिए, हिंदी का भी जिक्र कर दीजिए। जब आप तीनों जबानों का जिक्र करते हैं ना, तो आ जाता है। मैं जब जामिया से आया मानू में 2015 में, तो मैं उर्दू पढ़ी थी मैंने, लेकिन एजुकेशन कभी उर्दू में नहीं पढ़ी, लेकिन एजुकेशन में उर्दू में पढ़ाने लगा। और मैंने वहां के बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज बार बार मेरे जबान पे अंग्रेजी आ जा रही है, इंशाल्लाह 2 साल बाद इसी तरह से उर्दू आएगी। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, जबान क्या है ना, हैबिट की चीज है। जब उसको आप जबान पे रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसमें पढ़ोगे, उसको यूज करोगे, तो वो जबान आ जाएगी। उसी तरह से सीखी हुई जबान भी अगर इस्तेमाल में नहीं रखोगे, तो वो खत्म हो जाएगी, डीके हो जाएगी, उसको कहते हैं। तो इसीलिए जबानों के दरमियान कोई जंग नहीं है। एक जबान की मदद से आप दूसरी जबान सीखिए। और यकीन मानिए सर, मैं अपने कमरे जमात में भी बोलता हूँ कि जो भी टर्म आता है, इसका अंग्रेजी भी साथ साथ देखो क्या है। और सबके पास, सबके जेब में मोबाइल है, मोबाइल में उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश टू उर्दू है, हिंदी टू उर्दू है, उर्दू टू हिंदी है, सब डिक्शनरीज है। साथ साथ तीनों जबान के मैं टर्म्स लिखवाते जाता हूँ, ताकि कल को तुम्हें कोई तुमसे पूछे कि आप उर्दू मीडियम से बीएड किए हैं, आप बोलो आप किए होंगे इंग्लिश या अंग्रेजी से, मैंने तो तीनों जबान में किया है, आप हमसे बात कीजिए। और वैसे भी आपको बता दूं कि कौमी तालीमी पॉलिसी जो है कहती है कि आप लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाइए। और हिंदुस्तान की हकीकत ये है कि हर इलाके में डाइवर्स आबादी है। एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में आपको उर्दू मीडियम के बच्चे आएंगे, हिंदी के बच्चे आएंगे, कुछ की अंग्रेजी अच्छी होती है। तो अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं, मल्टीलिंगुअल होना एक कला है। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं जो 20 जबान जानते थे। तो मल्टीलिंगुअल होना एक कला है, इसको आप सीखिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसको कभी हर्डल समझिए ही मत। और जहां जरूरत हो देखते रहिए, वो जबान पे आ जाता है। अब मैं उर्दू, हिंदी इंग्लिश तीनों जानता हूँ। एक वक्त था कि सिर्फ अंग्रेजी जानता था, अब रिसर्च, तहकीक, शोध तीनों बोलता हूँ, तीनों बोलता हूँ। तो इसीलिए हाइपोथेसिस, मफरूजा, उर्दू इंग्लिश आसानी से आती है। तो दोनों, इसीलिए जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जबानों के दरमियान कोई जंग नहीं है। ये जंग हमारी सोच की है, इसको खत्म कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जबान सीखिए। यह आपको एम्पावर करता है, ना कि वीकेंड करता है। इसीलिए यही बात इसके हवाले से मैं कहना मैंने बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि रास्ता दरमियान से निकाले, कहीं कोई दोस्ती कर नहीं, दुश्मनी भी नहीं। लोग जो है एक तरफा हो जाते हैं, कोई खाली उर्दू की तरफ चले जाते हैं, कोई खालिश अंग्रेजी की तरफ जाते हैं। जबकि आपको जैसा आपने बताया कि सबकी जरूरत है, हम सबको मल्टीलिंगुअल होना एक एजाज की बात है। ये कोई किसी तरह की डिफिशियंसी नहीं है। और लेकिन सर एक बात तो आपको पता ही होगा कि ये सारे सवालात वगैरह जो है, किताबें जो बीएड की हैं, वो आप बच्चे को मेरे ख्याल में आप लोग नोट देते होंगे ज्यादातर, लेकिन ये किताबें सारी की सारी तो मेरे ख्याल में इंग्लिश में ही है। हर तमाम
मज़ामीन के ऊपर। तो इस हवाले से कुछ ज़रा सा रोशनी दीजिए। जी सर, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? जैसे मेरी जैसे आवाज़- 4-5 कोर्सेज हैं इसमें बीएड के कोर्स में। जैसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन समझ लीजिए। अब इसकी किताब जो है आप रेफर करते हो कि बच्चे पढ़ेंगे, तो वो तो ज्यादातर किताबें इंग्लिश में है। हर चीज का मेथोडोलॉजी की किताबें इंग्लिश में है। ये सारी किताबें सारी के सारे अंग्रेजी में ही है। तो आप जो तरतीब लगा रहे हैं कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई देखो ठीक है, हम उर्दू पढ़ के आए हैं, लेकिन हमको अंग्रेजी अगर पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। तो क्या ये बात सही है कि ये बच्चे थोड़ा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं जब उनको किताबें जो अंग्रेजी में मिलती हैं, जबकि उनको जाके बच्चों को पढ़ाना है उर्दू जुबान में? क्या ये कोई एक मसला है जो मैंने? इसी डिवाइड से हमें बच्चों को निकालना है। बुनियादी गलती क्या हो गई है, हमारी सोच की हो गई है। जी कुछ लोग उस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। अभी मैं मदरसा नदवा के बच्चों से मिला, देवबंद के बच्चों से मिला। हाँ, हुआ क्या कि मदरसा ने अंग्रेजी को तर्क कर दिया, हाँ, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में गए उन्होंने उर्दू को तर्क कर दिया। जी यहीं पे दिक्कत हो गई। जी जी जरूरत इस बात की थी, 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमिश्नर ने 1964 से लागू किया, हाँ और ये बहुत साइंटिफिक इन्वेंशन और इजादात के बाद ये किया गया, इनोवेशन के बाद किया गया कि एक बच्चा, और हम लोग भी, एक बच्चा आसानी से 3 जबान सीख सकता है। और मेरा तजर्बा रहा है सर क्लासरूम में ये कि जो बच्चे अंग्रेजी में अच्छे हैं वो बच्चे उर्दू में भी अच्छे हैं, हिंदी में भी अच्छे हैं। करेक्ट, लेकिन वेरी ये बात करेक्ट। है जी कि जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है, ना उर्दू अच्छी है। जी इसीलिए जबान पे हमको जोर देने की जरूरत है। और जब हम एक जबान सीखते हैं वो दूसरे जबान को मदद करती है सीखने में। बिल्कुल जरूरत है सही। कि इसमें तरबियत लें, गूगल पे एक से एक, यूट्यूब पे क्या बोलते हैं। दूसरे ये है कि सर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। अब जी बताइए सर, हम बुक को रखिए और उसको स्कैन कीजिए, वो पूरा का पूरा टाइप हो जाता है इंग्लिश में, और उसको गूगल में डालिए और उर्दू बन के आ गया। कुछ हद तक तो आपका काम चल ही जाएगा। सर बुक का पेज रखिए, स्कैन कीजिए, वो पूरा टेक्स्ट में आ जाता है। एग्रीड सर? सर मैं सही कह नहीं रहा हूँ? नहीं सही फरमाया आपने। में आ गया, और बच्चे कर रहे हैं ये। ये एक बड़ी आबादी हमारे क्लासरूम में कर रही है। उनको जैसे कुछ बच्चे हैं ना, जो आज एक बड़ी आबादी आती है हमारे यहाँ जिसको हिंदी में ज्यादा रग़बत है, उर्दू से भी दिक्कत है, इंग्लिश से भी दिक्कत है। जी तो करते क्या है, चूंकि उर्दू में लिखना है तो वो हिंदी को डालते हैं गूगल में, और वो उर्दू करके दे देता है। तो जो काम गूगल कर दे रहा है, उस काम को अगर थोड़ी कोशिश हम करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए काम तो आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर जी दिया जी है, जी जी लेकिन हम उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं रखे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसको इम्तिहान तक रखते हैं। नहीं भाई, उसको यूज करो, उसको बोलो, उसमें प्रेजेंटेशन दो, उसको लिखो, तभी वो आपका हो जाएगा, अपना हो जाएगा, ताकि कल को आप तीनों जबान में माशाल्लाह महारत रखो। यू शुड हैव मास्टरी ओवर इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो। हिंदी इज योर नेशनल लैंग्वेज। थोड़ी देर के लिए मान लें हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। पूरे क्या बोलते हैं, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ इंडिया का वो जो है लैंग्वेज है, तो आप उसमें कम्युनिकेट करते हो। उर्दू आपकी मादरी जबान है, और अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आप तीनों सीखो ना, कोई जंग नहीं है, तीनों आसानी से सीख सकते हैं। वो जी आज से ही हमें शुरू करनी है। जितने साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी यही दावत है कि आप अपने कमरे जमात में तीनों लफ्ज, टेक्निकल लफ्ज आता है, मैथ को, हिसाब को, गणित को, तीनों को। हाँ भाई, मैथ को क्या बोलते हैं उर्दू में? हिसाब। चलो लिखो, कॉपी में लिखो, वहीं पे लिखवा दीजिए। मैं तो कराता हूँ सर, कहता हूँ कॉपी में लिखो, ऐसे नहीं चलेगा काम। कॉपी में लिखो, दिखाओ मुझे कहाँ लिखा हो। और गणित भी लिखो, गणित लिखो हिंदी में, हाँ गणित चलो दिखाओ, बहुत अच्छा। एडिशन, जोड़, और उसको क्या बोलते हैं उर्दू में एडिशन को? जमा जमा हाँ, जमा। जमा। तो इस तरह से तीनों चीज बोलो। सब्सट्रैक्शन, घटाओ, सिफर, क्या बोलते हैं घटाओ को, क्या बोलते हैं जी? तफरीक इशराक, तफरीक। तफरीक। तो इस तरह से आप तीनों जबान का इस्तेमाल कीजिए और तीनों जबान सीख सकते हैं। अब मैं मान लीजिए कि 2-3 बार मैं टोकूंगा, बोलूंगा, आप ही लोगों से दिखलवाऊंगा, मेरे जबान पे चढ़ जाएगा, मैं आगे से नहीं पूछूंगा। ये चीज होता है। नहीं नहीं, अब ये तो ये ये काम जबरदस्त है सर। आप जब अपने बच्चों को ये समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच है ये सर। क्योंकि बच्चे जो भी जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उनको उर्दू मीडियम में जो में ही स्कूल में मिले। हो सकता है उनको ट्रेनिंग जो है दूसरी जगह देने के लिए मुंतखब किया जाए। आज का दौर जो है, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आपने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है। तो सर वो बच्चे जो लेसन प्लान वगैरह लिखते हैं, वो लेसन प्लान आप जो है बच्चों को क्या अंग्रेजी में लिखवाते हैं या उर्दू में लिखवाते हैं? क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे यहाँ तो चूंकि मानो उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू हाँ, मीडियम है, तो उर्दू में ही रहता है। जी ब्रैकेट में इंग्लिश भी, मैं कहता हूँ कि ब्रैकेट में इंग्लिश जरूर लिख दो, क्योंकि जी उर्दू के कई अल्फाज ऐसे हैं हाँ, जो एक ही लफ्ज के लिए
अंग्रेजी के कई लफ्जों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, जी तो जी फिर फर्क समझने में बड़ा मुश्किल होती है ना। जी असेसमेंट है, इवेल्युएशन है, एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, अब सबके लिए हम इम्तिहान या एहतसाब कहते हैं, तख्शीस कहते हैं, उसमें फर्क नहीं समझ में आता है, जबकि अंग्रेजी में समझ में आता है। या कभी कभी अब मैनेजमेंट को क्या कहें, इंसराम कहें, इंतजामिया कहें, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहें, तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रैकेट में अंग्रेजी जरूर लिख दो, कि चूंकि अंग्रेजी से निकल के आई है, वहां के लोगों ने उस पर काम किया है, तो ब्रैकेट में अंग्रेजी लिखो। और मैं ये भी कहता हूँ कि चूंकि कानून में उर्दू देखा जाता है, कोई ऐसा टर्म हो जिसकी तुमको उर्दू नहीं पता हो, तो अंग्रेजी को ही उर्दू में लिख दो, जी 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 है ना, रस्मुल खत में लिख दो, ताकि तुम बच जाओ, है ना। जी। इसीलिए जबानों के दरमियान कोई जंग नहीं है, नहीं इसको नहीं, ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात की कि आपने ये इस बात पर जोर दिया कि हर वो जबान जो हमारी जरूरत है उसको पढ़नी या सीखनी चाहिए। सब किसी को एक दूसरे पर सबकत नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप जो रीजनल जो लैंग्वेज है उसका डोमिनेंस तो रहेगा ही। ये एक नेचुरल बात है। हमें चाहिए कि रास्ता दरमियान से निकाल करके आगे बढ़ते जाए। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए रोड़ा नहीं बनना चाहिए। हम जो है अपना रास्ता वहां से निकालने की कोशिश करें। आप लोग आपकी ये सोच जो है बहुत पॉजिटिव है और मेरे ख्याल में बच्चों का बहुत फायदा इससे होने वाला। अभी मैंने देखा एक सामईन ने ये लिखा कि भाई उर्दू में भी किताबें कुछ अवेलेबल है। इसका मैं और जैसा कि मुझे पता है जो पता है कि बहुत सारी किताबें जो है हैदराबाद में जो है इस हवाले से जो है ट्रांसलेशन हो रही है। तो ये अच्छी बात है कि भाई जब उर्दू में भी किताब होंगी तो बच्चों को पढ़ने में समझने में जो है आसानी हुआ करेगी। अब मैं चलता हूँ आपसे एक खास सर, आप अवेलेबल हैं? इनका राब्ता। हेलो जी यस सर। हेलो। जी जी सर मैं बख्तियार साहब लगता ऑफ हो गए। बख्तियार साहब या जी जी जी। तो जी तो काजी सराज साहब सर कुछ आप बोलना चाहते हैं? नहीं हाँ, मुखिया साहब को जो है पहले मुकम्मल कर लेने दें उनको। ठीक है। जी सर अब मैं एक और आखिर में एक सवाल आपसे करूंगा कि मैंने देखा आपका रिसर्च के क्रेडेंशियल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। आपका जो है मैंने एक खास बात पर 2 मिनट इसमें जरूर लगाना चाहूंगा कि आपने जो है एक पेपर में आपने कहा है कि revisiting modern education system in the light of contemporary global challenges, role of teachers and teacher education। ये आपने वही बात या आपने जो अब तक बातें की ये आपका ये स्टेटमेंट आपका ये पेपर उससे मुताबिकत रखता है। तो मैंने जो देखा आपने इसमें बहुत जबरदस्त बातें की है। खास करके आपने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे बोलते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ओपन इकोनॉमी, जो अच्छा बिजनेस करेगा वो कामयाब होगा। तो अब आपने ये बताने की कोशिश की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है और जो है ग्लोबल के जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक तरह से कुछ अनपैरेलल कुछ वाकयात हो रहे हैं। लोग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में चले जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन अप्रोच को अपना नहीं रहे हैं। नतीजे के तौर पर एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपने उस किताब में सजेशन दी है कि जो है एक ऐसा रास्ता अख्तियार करे कि इंडिविजुअल से वो ग्लोबल हो जाए। इस तरह की कुछ बातें की है। तो आप इस मौजू पर एक दो चार इंपॉर्टेंट बातें जो इस पेपर में आपने कोशिश की, जबरदस्त पेपर है, मैंने पढ़ा इसको। तो आप जरा आपके जुबान से मैं सुनना चाहता हूँ कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि बच्चे ये भी समझे कि ये एजुकेशन सिर्फ जो है लेक्चर देने का काम नहीं है, बल्कि उसमें रिसर्च भी हुआ करते हैं और इसी रिसर्च की रोशनी में जो आगे का लाएअमल तैयार होता है, सिलेबस बनता है, करिकुलम बनता है। तो ये रिसर्च वाले ही करते हैं। तो आप अपनी इस पेपर के बारे में थोड़ी सी मुझे बताएं ताकि बच्चे भी फैज़याब हो, ताकि यहाँ भी कुछ बच्चे ये तय कर ले कि हम भी रिसर्च करेंगे और हम भी पेपर लिखेंगे। ओवर टू यू सर। बेहद शुक्रिया मेरे उस पेपर का जिक्र करने के लिए। मैं बताऊं कि वो बेसिकली बिल्कुल हकायक पे मबनी, ऐसा नहीं कि कुछ हवाई बात है, हकायक पे मबनी उसमें डेटा है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। जी आप बताइए कि एक मसला है हमारे समाज का अभी, फीमेल फेटिसाइड, भ्रूण हत्या, फीमेल फेटिसाइड, वो कौन कर रहे हैं? पढ़े लिखे कर रहे हैं कि इलिटरेट कर रहे हैं? जी जी डेटा देखिए सर। जी मैं ये बात भूल गया, सही बात आपने कहा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। जी जी मैंने डेटा दिया है। दूसरा है करप्शन। वर्ल्ड के बिगेस्ट करप्शन कौन लोग कर रहे हैं? जो नाइजीरिया, सूडान, भूटान या हिंदुस्तान के जो
इलिटरेट तबका है वो कर रहा है, ट्राइब्स जो जंगलों में रह रही है आबादी आदिवासी वो कर रही है, या दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग सबसे बड़े करप्शन कर रहे हैं? ये बताइए। जी करप्शन के ये बहुत अच्छी बात जी। तीसरा सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज्यादा समिट्स और मीटिंग्स हो रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे हो रही हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, दुनिया भर का अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको सो कॉल्ड मैं डेवलप्ड कहता हूं, मैं डेवलप नहीं कहता हूं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, या बैकवर्ड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम पिछड़ा मुल्क कहते हैं, जी पिछड़ा मुल्क जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, या डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं जिनके यहाँ का हायर एजुकेशन बहुत अच्छा है? जी जी बैकवर्ड कंट्रीज कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं? जी आप में से भी कोई बोल सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 80-90% कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज का है, द सो कॉल्ड डेवलप्ड हम कहते हैं। वेरी गुड जी। 20 कंट्रीज जो है ना, यूएनडीपी एक रिपोर्ट आती है, डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप उठा के देखिए सर, ऊपर से जो 20 ममालिक है ना, वो आधे से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और हम कहते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अच्छा, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा आर्म एक्सपोर्ट जो करते हैं, हथियारों का तिजारत, वो कौन मालिक कर रही है पता है? जी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप 20 कंट्रीज हैं, वो दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज हथियार तिजारत करने में भी हैं जी। तो, और यहाँ का हायर एजुकेशन की रैंकिंग भी उन्हीं 20 की पूरी दुनिया में हाई है कि सबसे बेस्ट हायर एजुकेशन उन्हीं का। मैंने उसमें कटाक्ष में एक वर्ड लिखा है कि आप अपने हायर एजुकेशन में क्या यही सिखा रहे हो कि हथियार कैसे बेचते हैं? तो सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग वो फैला रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन वो बना रहे हैं, वो पैदा कर रहे हैं, दुनिया के लिए अशांति वो पैदा कर रहे हैं। एक शमशेर साहब है, मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ, उनका एक थ्योरी है और उस थ्योरी को पूरी दुनिया मानती है जी। और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होती हैं। एक तो प्रिमिटिव होता है, एग्रीकल्चर सोसाइटी, ट्रेडिशनल, उसके बाद से जो आखिरी स्टेज वो बताते हैं उसमें चौथा, वो कहते हैं स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। जी जी। जब कोई मुल्क सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है तो वहां पे पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो वो उसको डेवलप्ड कह रहे हैं। अब आप दूसरा देखिए, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का पूरा गोल्स उठा के देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, 17 गोल्स जी। जी, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहा है कि कंजम्पशन कम करो। जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, ज्यादा गाड़ी रखोगे, ज्यादा एसी लगाओगे, ज्यादा टेलीविजन रखोगे, ज्यादा कपड़े रखोगे, ज्यादा जूते मोजे पहनोगे, तो पॉल्यूशन तो होगा ना, एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी? तो ये पैराडॉक्स है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आउटपुट आउटपुट आउटपुट, दूसरी तरफ हमारी पूरी स्क्रिप्चर्स भरी हुई हैं जो इंडियन कल्चर है, संतोषम परम सुखम, सेटिस्फैक्शन इज हैप्पीनेस, कनायत से गनी अल्लाह करता है फकीरों को, हम उसमें बिलीव करते थे, हम कनायत वाले थे। और आज कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा सेल करो। तो जहां ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा सेल की बात होगी, वो कभी भी ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रीब्यूटरी होगी, और यही ज्यादा के चक्कर में यही करप्शन को जन्म देता है, यही जो है मास क्या बोलते हैं कि जो मतलबियत ला रही है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में उसको क्या लेना है दुनिया से, वो तो अपना एंजॉय कर रहा है। तो हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को बदलना है, डार्विन की। अब हमको सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की बात करनी है जी। सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की बात होगी तो फिर, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मॉडर्न एजुकेशन में बहुत फ्लॉज हैं। ये ब्रांडिंग में बिलीव करता है, कट थ्रोट कंपटीशन इसमें आ गया है, सेल्फिशनेस को बढ़ावा दे रहा है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम टॉप कर रहे हैं कि नहीं। गार्जियन को भी यही ललक है कि हमारा बेटा टॉप है कि नहीं क्लास में, उसको सबके तरक्की से मतलब नहीं है, हमारा बेटा टॉप करना चाहिए। तो जब तक हम मास की बात नहीं करेंगे, जब हम ये नहीं पूछेंगे क्लास के और बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, और वेरी गुड, बहुत अच्छी, बच्चा भी आ गया, तो ये बड़ा बड़ा मतजाद है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे पेपर का। नहीं, सस्टेनेबिलिटी सर इसी के एड्रेस करने के लिए वजह में आई है कि सादगी हो, तो ये दोनों नहीं चल सकता है, दोनों पैराडॉक्स है एक दूसरे। नहीं, बहुत अच्छी बात कि आप देखें ना, आप देखें जब से ज्यादातर लोग MBA पढ़ने लगे, ये बिजनेस वालों का धंधा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता गया। ये जब तक ये MBA वाले नहीं दाखिल हुए थे, सीधा आदमी जाता था, ग्रोसरी से सामान खरीदता था, लाता था, बिजनेस कितना आसान था। आज बिजनेस करना तो आप समझिए कितना डिफिकल्ट हो गया है ये एजुकेटेड लोगों से। आपकी बातें
से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट यूएनएसको की तरफ से आया है, उसके पीछे यही सब वजूहात है। लेकिन आप हमेशा याद रखें, इतना आप देखें, एक 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 पूरी दुनिया की हुकूमत हैकर्स को पकड़ने के लिए बात करती है, और सबसे बड़े हैकर को वही लोग हायर कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? आप ये हैकर से सबको बताते हैं कि आप हैकर से बचो, और जो सबसे बड़ा हैकर होता है उसको ज्यादा पैसा देकर के आप खुद हायर कर लेते हैं। तो ये इस तरह की बातें जो डोमिनेटिंग जो रूलिंग क्लास है, वो हमेशा हर चीज को अपने तरफ जो है ले जाती है। ये हमेशा से होता है, ये चलता रहेगा। तो माशाल्लाह आपसे बहुत अच्छी बातें हुई है। टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से अब जब मैं अपने सामीन को मौका देना चाहता हूँ, एक साहब का सवाल यहाँ पर आया है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। एक साहब ने ये सवाल भेजा है कि लेसन प्लान की जरूरत ही क्या है। एक शायद कोई बीएड का बच्चा हो, जला हुआ बच्चा है, मेरे ख्याल में परेशान है, वो आपसे ये पूछना चाहता है कि सर लेसन प्लान की जरूरत ही क्या है। कोई टीचर जाकर के खड़ा होगा, पढ़ाएगा। शायद आप सवाल कर सकते हैं अगर अपनी जुबान से। मैंने आपकी बात सही की है कि नहीं? जी, आपका सवाल था ये कि सर लेसन प्लान की जरूरत है कि नहीं? तो सर आप इस पे थोड़ी सी वजाहत कर दें कि लेसन प्लान की जरूरत क्यों है। मैं बताऊं कि लेसन प्लान जो है ना, ये लेसन प्लान जो आप लेसन प्लान अभी टिपिकल बनाते हैं, जो कि राइज है, वो एक अलहदा मुद्दा है, और क्लास के लिए प्लान करना ये एक अलहदा मुद्दा है। मैं क्लास के लिए प्लान करके जाता हूँ, तो दिस इज क्लास प्लानिंग, उसी को लेसन कहते हैं। जो लेसन डिलीवर करना है उसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग तो जरूरी है। अगर प्लान करके जाइएगा तो आप ज्यादा मुयस्सर होइएगा, आपको पता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। लेकिन लेसन प्लान जो आज का मौजूदा है, उस पे मैंने बकायदा, उस पे भी सर मैंने एक अभी आर्टिकल लिखा है, अभी पब्लिश नहीं किया है। बताऊं कि मैंने लिखा है कि डाइवर्सिफाइड मॉडल ऑफ लेसन, डाइवर्सिफाइड की प्लानिंग जो है ये आपको ये बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, आपको ओपन होने का मौका नहीं देता है। तो इस प्लानिंग के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई डू एग्री। और अब वक्त आ गया और कई यूनिवर्सिटीज इस पे काम कर रही हैं कि उन्होंने डाइवर्सिफाइड मॉडल दिया है, उसमें ज्यादा फ्रीडम आपको है। लेकिन एट द सेम टाइम, चाहे वो लेसन प्लान हो बीएड के दौरान या स्कूल में, वो एसातिज़ा ज्यादा कामयाब होता है जो पढ़ के जाता है, तैयारी करके जाता है। वो ये जानता है कि हमको आज क्या पढ़ाना है, इसको पढ़ाने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे ज्यादा मुअस्सर हो, हम क्या प्रेजेंट करें, बच्चों से क्या इंटरेक्ट करें, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, रोज कुछ नया चेंज करें। लेकिन ये लेसन प्लान थोड़ा रिजिड है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ और इस पे बात चल रही है। ये अलग बात है कि आपके वक्त में तब्दीली नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप चेंजेस देखेंगे। जब इनोवेशन की बात हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, कौमी तालीमी पॉलिसी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, जॉयफुल लर्निंग की बात कर रहा है, एक्टिविटी बेस्ड की बात कर रहा है, तो वो चीजें इसमें उतना ज्यादा व्यवस्थ नहीं होती है, बड़ा मुश्किल होता है इस रिजिड लेसन प्लान में। तो आई डू एग्री विद दैट। लेकिन जब तक नहीं आता है कुछ, तब तक तो आप बाइंडेड है। हाँ, हम अपने बच्चों को जरूर जितना लोकली हो सकता है, चूंकि एक प्लान जो फॉर्मेट है उसके दायरे में रहते हुए जितना हो सकता है, मैं उनको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करता हूँ, विद ऑल वार्निंग कि आप प्लान करके तो आए, क्योंकि प्लान करके जब आते हैं तो आपकी पढ़ाई अलग होती है, और आप बिना प्लान हैफजर्ड आ गए उसके बाद टॉपिक देख के शुरू कर रहे हैं तो वो अलग होती है। जी, मेरे ख्याल में सर इसका पीछे एक और बहुत गहरा मकसद है। जैसे क्वालिटी वालों को कैसे पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो कुछ जो है रिकॉर्ड के लिए भी रखी जाती है। लेसन प्लान जो है, इट इज फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग दैट दिस टीचर हैज ऑलरेडी टेकन अप दिस टॉपिक। इसको आप ऐसे समझिए, लेकिन पढ़ाने के लिए तो आपको इंस्टेंटली अपने हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो भी तरीकाकार आप जान के सीख करके आए वो करेंगे। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड आपको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में और आज के दौर में क्वालिटी अश्योरेंस के नाम पर एक बड़ा शोबा है, जिसमें कम से कम हर यूनिवर्सिटी में 15-20 आदमी काम करते हैं, जो इतना ज्यादा पेपर वर्क है कि आप पागल हो जाएंगे। आपको एक सिर्फ लेसन प्लान में परेशानी लग रही है, आप परेशान हो जाएंगे कि हर चीज का कोर्स फाइल बनाना, क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, सवाल क्वेश्चन पेपर का मॉडरेशन होता है। क्वेश्चन पेपर जो है एक रिव्यूअर के पास जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस है।
आप टीचर होकर के इस पर घबराएंगे तो आप समझिए कि आप बहुत परेशान होने वाले हैं। आप इसको ये लाजमी चीज है लेसन प्लानिंग क्वालिटी अश्योरेंस के लिए। तो एक शाहिद साहब हैं, वो कोई सवाल करना चाहते हैं। शाहिद साहब आप अपना सवाल कीजिए, मुख्तसर सवाल कीजिए शाहिद साहब। सर जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं मोहम्मद शाहिद आलम सर, जी जरा मानव आवाज सिटी जरा। दरभंगा से सर। मैं एमएड जी मानव सिटी दरभंगा से सर, मैं एमएड कर रहा हूँ सर। जी और सर मैं एक खुशनसीब स्टूडेंट से हूँ सर कि मुझे बख्तियार सर से पढ़ने का मौका मिला। मैं आसनसोल से अपना बीएड की तालीम हासिल की है सर। जी सर अभी बता रहे थे डॉक्टर बख्तियार अहमद सर कि मैं बच्चों को सिर्फ फैसिलिटेट करता हूं और बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करके चीज़ों को करते हैं। जी और इसकी सर मैं वाहिद गवाह हूं सर कि सर की पढ़ाई ऐसे ही सर पढ़ाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं जी सर। की अभी भी मुझे क्लास के बारे में पता है कि हमारे टीपी ग्रुप में सर ही गाइड थे और सर एक्शन रिसर्च और आर्टिकल NP 2020 के बारे में आर्टिकल हम लोगों को मतलब रिव्यू करने के लिए बोले थे सर की। उन्हीं बातों को आज तक मुझे याद आ गया सर। मैं 4 दिन पहले UGC नेट का एग्जाम दिया है सर। NP 2020 से उसी आर्टिकल से 2 क्वेश्चन और एक्शन रिसर्च से 1 क्वेश्चन आया था। तो सर की जो पढ़ाई है सर उसकी अहमियत हमेशा बरकरार रहती है। लेकिन सर इसके लिए मैं तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। और साथ साथ मैं एक सर से सवाल करना चाहता हूँ सर कि मैं सूबे बिहार की कटिहार जिला से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ सर एजुकेशन के बारे में सर ज़्यादा कुछ मतलब कि नहीं है लोगों का सोच के पढ़े। लेकिन ऐसे गांव से आगे बढ़कर अपनी तालीम हासिल करना सर एक डिफिकल्ट है। तो लोगों का ऐसे हालात में परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाए एजुकेशन की तरफ? जी सर क्या इनका सवाल क्लियर हुआ आपको सर? जी लास्ट वाला हाँ लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला। सर मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाह रहा हूँ। नहीं है उसके बाद मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एजुकेशन की माहौल नहीं है सर। ठीक है। और ऐसे गांव से मैं मतलब कैसे सोच बदलूं लोगों का कि अपनी तालीम को तो आगे रख भी सकूं और दूसरों को भी मोटिवेट करूं। जी सर क्या बोले रियाज सर लास्ट में क्या बोले? सर वो असल बोलना चाह रहे हैं कि जब बच्चा जो जिनका मोटिवेशन नहीं है, हाउ टू मोटिवेट देम फॉर लर्निंग, यही बताना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको एक बात ये बताना पहले उन्होंने सवाल किया कि सर देखिए आज का दौर जो है, जो लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो खूब प्रमोट किया जा रहा है, ये स्टूडेंट्स लर्नर एम्पावरमेंट का है। तो आपको सर ने जो करवाया दिखाया, आपको खुद से मोटिवेट करके करने को बताया, ये उसी लर्नर एम्पावरमेंट का हिस्सा है। ये एक जदीद मेथड ऑफ टीचिंग है कि बच्चों को जो है एम्पावर किया जाए, एम्पावर कर उनको सवाल करने का मौका दिया जाए, उनको खुद ही पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो आपने जो बताया सर ने किया, वो उसी को अपना रहे हैं सर, कि आपको एम्पावर कर रहे हैं कि खुद से अपना सबक आप समझ पाए। अब रही बात कि आपका जो सवाल है वो सोशियो इकोनॉमिकल ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर कुछ बोलना चाहें तो बताएं। देखिए मैं बताऊं आपको कि कितना पैराडॉक्स है। एक तरफ आप नौकरी के लिए परेशान हैं, बीएड का चार्म बहुत ज्यादा नहीं है आज के डेट में, यह हकीकत है। बिहार में तो फिर भी थोड़ा बहुत तनख्वाह मिल जा रहा है, बंगाल में तो और भी हालत खराब है सर। 3-3 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं स्कूल वाले जी, हालत खराब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ पूरा बाजार खुला हुआ है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं सर, मैं बता दूं, जो 1-1 लाख रुपया टीचर्स को ऑफर कर रहे हैं, 1.5 लाख ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बेसिक स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे हैं बच्चे। तो एक तरफ हो, दूसरी तरफ आप देखिए सर, एक और चीज गौर करने वाली है। जितने बड़े शहर हैं वहां पे अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए सोर्स लगाया जा रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये भी अलमिया देखिए आप इत्तेफाक रखते हैं? आपके कटिहार में, किशनगंज में जो बेहतरीन स्कूल हैं, वहां पे लाइन लगी हुई है, एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो आप पहले अपने को बासलाहियत बनाइए
और फिर मैं तो कहता हूं कि अब नौकरी लेने के चक्कर छोड़ो, नौकरी दो तुम। आप 4-5 लोग साथ आओ। स्कूल का सबसे बड़ा खर्चा जो है टीचर्स की सैलरी पे जाती है। हर सब्जेक्ट के लोग हैं आपके ग्रुप में, आप लोग साथ आओ, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, रिव्यू करो और उसके बाद से एक स्कूल खोलो ना। आपके यहाँ लोगों की लाइन लगी। आपको क्या नहीं आता? आपको विजन नहीं आता, मिशन नहीं आता, स्ट्रेटजी नहीं आता, आप क्या नहीं जानते हो? आप अच्छे स्कूलों में कुछ दिन पढ़ो, कुछ रिव्यू करो, गूगल पे जाके अच्छे स्कूलों में आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है। तो देखो कितना पैराडॉक्स है कि एक तरफ स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है और एडमिशन नहीं मिलता है। सर आपकी भी जानकारी में ऐसे लोग होंगे जी जो शहर के अच्छे स्कूलों में कोशिश करते हैं, दाखिला नहीं मिल रहा। गोया के मियारी स्कूलों की बहुत कमी है और वहां पे लोग डोनेशन दे रहे हैं और वहां पे फुल सैलरी टीचर्स को मिल रही है। बहुत रेस्पेक्ट है उन स्कूलों के टीचर्स का, लोग बुलाते हैं सुनने के लिए। तो ये एक तरफ खुला मैदान है जहां आप हाथ ही पैर नहीं लगा रहे, क्योंकि पहले अपने को डेवलप करना और फिर अब आप बजाते खुद आप मोटिवेशन होगे उस पूरे इलाके के लिए। एक बार सीबीएसई से एफिलिएशन मिल जाए आपके स्कूल का, आप खुद बजाते खुद मोटिवेशन होगे। जहां गुजरोगे पूरे जिला में, पूरे इलाके में, वहां लोग कहेंगे कि फलाना सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं और फलाना मैथ्स के टीचर हैं। तो और कोई हजरात सवाल करना चाहते हैं? I can see Dr. Mukesh Meena has just joined. I think he also is a professor at BDF B.Ed College Asansol. Sorry, yeah. Dr. Mukesh Meena, do you want to say something, sir? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। जी सर, फाइन सर। हाँ सब ठीक है सब, बोलिए। कुछ आप सवाल करना चाहते हैं? सॉरी फॉर आई एम ज्वाइनिंग लेट सो अच्छा कोई बात नहीं, कुछ सुन नहीं पाया मैं, एक्चुअली मेरे ध्यान में नहीं था, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं देखा कि शायद आपको कुछ बोलना चाहते हैं। Anybody else who want to ask question to Dr. मुख्तार साहब, please do come forward. आप जो है सवाल करें, ये बहुत अच्छा मौका है, अंदर में न रखें। जी सर एक सवाल है सर। जी बोलिए बोलिए। सर मैं नजफ अली, जी बोलिए। सर मैं नजफ अली सरकार, मैं एमएड फिलहाल में एडमिशन हुआ है सर यहाँ हैदराबाद में जी। और मैंने बीएड इसी बार क्वालिफाई किया है सर मानो सिटी आसनसोल से। तो मेरा सर सवाल यह है कि बिहार का जो एक सीमांचल एरिया है सर, इंक्लूडिंग जैसे अभी बख्तियार सर नाम है कटिहार का, किशनगंज का, तो कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया भी है सर, तो ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें एजुकेशन के मामले में पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है और डेटा भी यही बताता है सर, और है भी। तो इसमें क्या है कि लोग जो है हम देखते हैं वहाँ पे कि जो ये है मेल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस देते हैं, लेकिन वुमेन एजुकेशन पर यानी औरतों की तालीम पर बहुत ही कम फोकस देते हैं लोग। तो ये मेंटेलिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है सर लोगों में? सर एक मिनट में थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा। सर मेरा, आप तो एमएड के स्टूडेंट है सर, आप गूगल सर्च कीजिए इस टॉपिक के ऊपर, मतलब सैकड़ों हजारों आपको मिलेगा वीमेन एम्पावरमेंट और वीमेन एजुकेशन के ऊपर आपको मटेरियल मिलेगा। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको सैकड़ों उस पर मिल जाएगा। ये आपके लिए खुराक है सर, आप इस पर मेहनत कीजिए, आप रिसर्च रिव्यू कीजिए और जो रिव्यू कीजिए उसका पूरा लिटरेचर रिव्यू कीजिए, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। फिर भी मैं डॉक्टर मुख्तार साहब को मौका देता हूँ, आप बच्चे का सवाल का जवाब दीजिए। जी सर। आप जिस इलाके की बात करो ना, मैं उस इलाके में बहुत गया हूँ, आपको पता भी होगा। और मैं सर बताऊं, नजफ की बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ मैं। वहाँ पे लड़कियों की तालीम का मामला जो है ना, अभी भी बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस, डॉगमास हैं। लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम लोगों ने सर यूएनओ के प्रोजेक्ट में जो काम किया मदरसे में, जी जी बताऊं आपको कि आप अवेयरनेस फैलाइए, कैंपेन कीजिए, लोग आगे आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन उसको आप जैसे लोग ही आगे आके अब उसको रिड्यूस करेंगे, उस गैप को। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी ये स्टूडेंट है जो हमारे अंदर पीएचडी करे, वो डाइट की प्रिंसिपल हो गई किशनगंज में, सोचिए, उसी खित्ते से आती है ना। कई लड़कियां जो हैं काफी, एक अभी बीपीएससी क्वालिफाई की है, अररिया की लड़की, वो हमारे अंदर में बीएड की थी वहां से, मासूमा। तो कहने का मतलब ये है कि चेंजेस आ रही हैं, उनको मिसाल बनाइए, उनको ले जाइए, उन प्रोग्राम्स में शामिल कीजिए। तो मैं बता दूं सर कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद नबवी में बताइए तालीम निस्वा के लिए स्पेशल इंतजाम था, ये बताइए ना लोगों को। और 2 दिन तो मख्तस था, जिस दिन सिर्फ लेडीज के लिए था,
कि उस दिन वो क्वेश्चन आंसर सेशंस होती थी और बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंटरेक्ट करती थी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ पाल लिया गया है, जिसकी वजह से तो लेडीज के पढ़ाई के लिए, उनकी इबादत के लिए मस्जिदों में बराबर जगह और इदारों में बराबर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने गलतफहमियां बहुत सारी पाल ली, है ना। तो ये इसको दूर करने की जरूरत है, इस मिसकॉन्सेप्शन को, और धीरे धीरे दूर हो रहा है। उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। आप लोग दूर कीजिए, सर हैं, हम लोग हैं, वक्तन फौक्तन कभी ऐसा फोरम आए तो बुलाइए। और फिर बाकी जी शऊर लोग हैं, यूएनओ का जो अभी वो बुकलेट आया है उसको पढ़िए, लोगों तक उसकी रोशनी फैलाइए। अब बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, कैद कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी आपकी ज़ौजा, उनके साथ है कि आप जो है एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो फिर कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या हम लोग दौड़ा जाए? तो वो दौड़ते थे और वो खेलते थे साथ में। तो ये सब है, लेकिन हाँ वो एक पर्दे के दायरे में, लेकिन ये तक आता है कि वो उनके साथ दौड़ लगाए, खेले। तो ये सब चीजें हैं जिसको कि हम लोगों ने फैलाई नहीं। आपकी पहली जो बीवी थी खुदीजा, आप एक तरह से कहिए कि शादी से पहले बिजनेस पार्टनर थे और आप उनका बिजनेस देख रहे थे, ना कि आपका बिजनेस वो देख रही थी। तो देखिए ये उस वक्त के दौर में इतना कुछ था, और फिर भी आपने उनसे रिश्ता किया, उनके साथ निभाया, और वो काफी, जब आपको ईमान की रोशनी मिली और जब आप ऐलान किए वहदानियत का, जब आपने ऐलान किया, उस वक्त वही थी आपके साथ, आपको सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन आप उनका बिजनेस देखते थे। आप सोचिए। तो इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट पूरा है इस्लाम में, उसको फैलाने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जी सर। सर वो आप ध्यान रखें इस बात को कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही गलत है। बगैर औरत के मर्द का तस्वुर आप करके देखिए। आप मर्द की तारीफ कीजिए, औरत को हटा दीजिए, कर सकेंगे? नहीं कर सकते। यही मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ चल रहा है। और आधा खुद औरत तादाद में है और बकिया आधा उन्हीं का है। इसको ऐसे आप समझाने की कोशिश कीजिए। बगैर औरत के आप जो है कोई भी समाज मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आज सर ने तो बहुत सारे मिसाल दिया दीन के एतबार से, लेकिन यही याद रखें कि आधा वो खुद है और आधा उन्हीं का है। तो आप जो है पूरे समाज कैसे नहीं बनेगा। एक साहब हाथ उठाया हुआ, आकिफ हैदर साहब, जनाब आकिफ हैदर साहब, आप अपना सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी फिलहाल बीएड प्राइवेट कॉलेज कटिहार में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मेरी माशाल्लाह तालीम जी। भी आसम बीएड से हुई है। जी। मेरी तालीम भी बीएड के आसम से हुई है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि तकरीबन मेरी ज्वाइनिंग की तकरीबन 7 से 8 महीना हो गया है। हाँ। तो यहाँ बीएड कॉलेज में सिर्फ बच्चे आते नहीं है, सिर्फ डिग्री लेते हैं पैसा दे करके। मतलब एक टीचर बन रहे हैं, और टीचर बनने का जो प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, वो कुछ करते ही नहीं है। तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी निकाली जाए? एक मिनट सर, मैं आपका कथा था सर। ये जो पॉलिटिकल मामले हैं, ये पॉलिटिकल मामला है। इसमें हमारे जैसे आपके वो साथ जो है वो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपने तजुर्बा जरूर शेयर करेंगे सर। तो आप इस सवाल का जवाब कुछ आप बताएं। जी सर, मुझे आवाज थोड़ी बराबर नहीं आई, क्या पूछ रहे थे ये? बताना उनका सवाल ये है कि सर जो है इन्होंने ड्यू क्वालिफिकेशन इनके पास है, लेकिन नौकरी के हवाले से बहुत सारी परेशानियां हैं। तो वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, उसके हवाले से वो कुछ बात करना चाह रहे थे। जी मैं दे चुका हूं। नहीं सर, आपके सवाल का जवाब, आकिफ नहीं हैदर सर, नहीं सर, आपके सवाल का जवाब इससे पहले मैं दे चुका हूं। मैंने कहा ना कि नहीं आप मेरा वो सवाल नहीं है। सर क्या, बोलिए रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैं बीएड कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैं तकरीबन 7 से 8 महीने से मैं खाली बैठा हूँ, क्लास में आते नहीं है, सिर्फ अच्छा। डिग्री लेकर के चले जाते हैं, पहले डिग्री देते हैं। जी इसके लिए सर क्या सोल्यूशन है? जी क्या सवाल समझ में आ गया सर आपको? जी सर, बच्चे नहीं आ रहे हैं इस जी जी कॉलेज जी में। जी जी आकिफ साहब, हाँ, बच्चे नहीं आ रहे बच्चे नहीं आ रहे जी। बिल्कुल ही बच्चे नहीं आते हैं, पैसा दे देते हैं और डिग्री लेके चले जाते हैं। ना उन लोगों की क्लास होती है, ना लेसन प्लान होता है, ना स्कूल होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सूरत हाल एक दिन में नहीं आई है आकिफ। ये सूरत हाल एक दिन में नहीं आई। हमने डिग्री से ही उसको जोड़ दिया। उनको लगता ही नहीं कि कुछ स्किल डेवलपमेंट होगा।
अब चूंकि आप उसके विक्टिम हो रहे हैं, लेकिन ये मसला बहुत पहले से आ रहा है। आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में ऐसे तालीमी इदारे, ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ डिग्रियां खरीदी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है, हमारे सरकारी दस्तावेज में लिखा जा रहा है कि डिग्रियां खरीद फरोख्त हो रही हैं। बताइए, पीएचडी तक खरीदी जा रही है। तो जब वैसे हालात हो जाएंगे, जब खरीद फरोख्त का माहौल होगा, तो कौन जाएगा वक्त जाय करने? वो अपना कहीं काम कर रहा होगा, आके डिग्री ले लेगा। सो ये जो अलमिया है, इस पे काम करने की जरूरत है। और मैं इसीलिए बोला कि 2019 जो ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अभी जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट का 2 वर्डिक्ट आया सर, रियाज सर, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही हैं, मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ सर, जस्ट ए मिनट सर। सर मैं आप ढूंढे जब तक मैं सामिन को बताऊं कि सर ये आखिरी सवाल था, उसके बाद मैं प्रोग्राम कंक्लूड करने वाला हूँ। आप थोड़ा सा और सब्र करें, सवाल को जवाब देना लाजमी था, इसलिए मैंने पिकअप किया। जी बोलिए। जी, टुडेज एजुकेशन फेल टू रिफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जी, टुडेज एजुकेशन फेल टू रिफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर। और दूसरा सर सुनिए सर, उससे भी इंपॉर्टेंट है, जी, with increase in literacy level there is a decline in human values in the society. करेक्ट। तो ये तो वो कह रहा है। तो अब हमको सबको सोचना है कि हमारी वैल्यूज, हम क्या करते हैं, हम क्यों सरकारी स्कूलों के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि काम न करना पड़े। जब ऐसा एटीट्यूड होगा तो कैसे डेवलपमेंट आएगी? और एक बड़ा तबका है जो सरकारी स्कूलों को बंदी करने पे तुला हुआ है कि सर उसमें होता क्या है? उससे बेहतर है कि हम बच्चों को जो है, जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, उनको टोकन दे दें, एक क्रेडिट कार्ड टाइप का दे दें, उसमें पैसा डाल दें और उसको फ्री कर दें, जाके किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले। लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। एक तरफ सरकारी टीचर लड़ रहे हैं कि हमारा बेसिक दिया जाए, हमको स्केल दिया जाए, दूसरी तरफ एक बड़ा तबका कोर्ट तक गया है कि सरकारी स्कूल कुछ करते ही नहीं है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए जरूरत है कि वाकई ताला लगाया जाए। हम सोचे ना कि एक तरफ देखिए, आप ही के शहर का प्राइवेट स्कूल है जो बढ़िया, उसमें लाइन लगी हुई है। किसी शहर के बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, वहां लाइन लगाए हुए हैं लोग कि हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए किसी सूरत से, सोर्स पैरवी लगा रहे हैं। तो भाई हम क्यों, हम अपने को एबल नहीं बना रहे हैं। और चूंकि स्कूलों का मेयार गिरा है, टीचर्स की जरूरत खत्म हो गई है समाज से बीएड ट्रेन की, इस वजह से बीएड ट्रेनिंग के बच्चे नहीं आते हैं। सर इसके और बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन अभी वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है। लेकिन आखिर में एक मदरसे के हवाले से हमारे डॉक्टर वसीम साहब ने सवाल किया है, तो वो उसको मैं ले लेता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर वसीम साहब, यू कम फॉरवर्ड एंड आस्क द क्वेश्चन। डॉक्टर वसीम साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी पूछिए। जी बहुत अच्छी गुफ्तगू है, बहुत कुछ सुनने के लिए है माशाल्लाह। और मेहमान मोहतरम ने जब बताया कि भाई नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने लेने वाले न बने, तो बहुत अच्छी बातें हैं। Please mute yourself. Somebody is talking. Please mute yourself. Right, 9 at the bottom. Okay, I know that. And then you do. दो जगह खुले हुए हैं, एक को म्यूट कर दीजिए। ठीक है वसीम सर, एक को म्यूट। ओके सर, डॉक्टर साहब सवाल करें। जी हाँ, जी हाँ। तो आपका माशाल्लाह मेहमान मोहतरम का काफी तजुर्बा है और बहुत चीजों पे बहुत अच्छी निगाह है। तो मदरसों के हवाले से अगर आपने कभी थोड़ा सोचा हो, तो आपको क्या लगता है, क्या मिसिंग है या क्या चीज जो है वो उनको और करनी चाहिए? कोई ऐसा ख्याल यानी तजवीज आपकी? बहुत शुक्रिया। वसीम सर, बहुत सारी बातें बीच में आ गई हैं जिसको आप गौर कीजिए। तो जबान को लेके जो गलतफहमी है, मदरसा को चाहिए कि शुरू से अंग्रेजी अच्छी पढ़ाए। और मैं सर जब मदरसों को मैं विजिट किया और कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन मीटिंग हमने किया कटिहार, किशनगंज में, पूर्णिया में, तो मैंने ये बात बहुत साफ साफ कही मदरसा के लोगों से, जिम्मेदारान से, कि भाई आप फिलंथ्रोपिस्ट तो बनिए। आपके बगल में ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं छुट्टियों पे शहर से, उन जब आए तो उनको 1 महीने के लिए कहिए कि आप मदरसे में आइए, 1 घंटा दीजिए, अंग्रेजी बच्चों को कीजिए। शहर से आते हैं, वो कुछ नए थॉट्स लाएंगे, है ना। हिसाब पे जोर दीजिए, मैथ्स में बच्चे कमजोर होते हैं मदरसे के, तो ये तो हम कर सकते हैं। और गूगल, यूट्यूब और मोबाइल ये बहुत पावरफुल वेपन है आज के दिन। हम क्या करते हैं, जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है पहले कसम खाए रहते हैं कि इससे दूर रहेंगे, और बाद में इस्तेमाल करते हैं। पहले टीवी का बहिष्कार किया, अब टीवी में जो है बहुत सारी दीनी चीजें देख रहे हैं। लाउड स्पीकर आया, उसका हमने बाइकआउट किया। प्रिंटिंग प्रेस आया, उसके बाइकआउट किया। प्रिंटिंग प्रेस का बाइकआउट तो सालों सदियों तक किया, और उसका नतीजा हुआ कि जितने जखायर थे हमारे इल्म के, वो समेट के लेके चले गए यूरोप वाले, और हम पीछे हो गए। तो हम बाद में उसको लेते हैं। भाई इसका बहुत मुस्बत इस्तेमाल है।
हम इसका इस्तेमाल करें, इसमें एक एक चीज, एक एक आप सवाल डालिए, जवाब आता है, वीडियोज आती हैं, उसको आप बच्चों को दिखाइए, मदरसे में ये चीजें कर सकते हैं। और चंदा करके इकट्ठा करके एक अच्छा सा स्मार्ट बोर्ड लगाइए, उसमें कनेक्टिविटी दीजिए अच्छी सी, और उसके बाद से बच्चों को जो है ना, जहाँ पे गैप्स हो वहां पे, अब तो पैकेजेस आ गई हैं, आप अच्छे अच्छे बायजूस से जुड़ सकते हैं, मदरसा एक बायजूस का पैकेज ले ले, सिंपल, और तमाम बच्चों को वीडियो वहां दिखाए बैठा के। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनको जो है ना, हम हिसाब, अंग्रेजी, अब तो टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुझे बड़ा दुख होता है। और समाज के जीशऊर लोग बैठे और जीशऊर लोगों को मदरसा जोड़े अपने साथ, और जो शहर, जो कामयाब गांव के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनको इनवाइट करें, उनको थोड़ा सा उनका केयर करें, उनको अहमियत दें, उनको बुलाए, उसके बाद से उनकी भी अच्छी ख्यालात मिलेंगी। और टेक्नोलॉजी का मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये इसमें बहुत पावर है, बशर्ते कि इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए, ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के लिए, जुमा मुबारक और सलाम अलैकुम के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इस मुबारक के लिए। उसके अलावा भी इसका बहुत इस्तेमाल है, पूरी दुनिया इसमें पड़ी हुई है, बशर्ते कि, लेकिन बच्चों को बार बार आगाह भी करें कि बेटा इसका गंदा इस्तेमाल मत करो, इसमें गंदगी भी बहुत है। तो वो बच्चों को हमको आगाह करना है, ना कि उनको एकदम बांध देना। बांधने से क्या होगा, जब खुलेगा, कब तक कैद कर करके, जब खुलेगा तो बेरारा हो जाएगा। इसीलिए शुरू से ही उसको दें और उसके साथ गलत और सही का फर्क बताएं। ये बड़ा फर्क है। एक पर्टिकुलर आबादी क्या करती है कि कहती है कि मिलने ही नहीं देंगे, नहीं, उसको समाज के हर लोगों से मिलने दीजिए, और जब आता है तो उसको गलत सही का फर्क बताइए। ये वो बच्चा पायदार होगा, थोड़ी देर के लिए भटकेगा तो फिर आ जाएगा, बार बार टोकिए। तो ये करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। दूसरे ये है नहीं, कि बहुत आपने सही बात, बताया। बहुत सारी किताबें, अभी जामिया ने यूएनओ के प्रोजेक्ट में जो है बिहार में एक किताब बनाई है, दरीचे आलेही। वो बच्चों को, बालिगान को एम्पावर करने के लिए, उनमें खुद शनासी के लिए, उनमें खुददारी पैदा करने के लिए डेवलप किया है। मैं चाहूंगा कि उस किताब को आप लोग रुजू कीजिए, उसको मंगा लीजिए और उसको देखिए, और मदरसों में उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। तो बहुत अच्छी चीजें दी गई, और वो बाकायदा दीन की रोशनी में आलिम दीन लोगों ने उसको डेवलप किया। तो इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि दीन की रोशनी में सारी चीजें उसमें दी गई। सब एक सबिया सुल्ताना है, सवाल करना चाह रही है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका सवाल लूंगा, टाइम भी हो गया। और मैं अपने मोहतरम काजी साहब को भी मतलब कहूँगा, अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कम से कम 1 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बताएं, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे करके। तो सबिया साहब, आप क्या जरा जल्दी से आप अपना सवाल करें, क्या आपका सवाल बताइए। सर, मैं मानसिटी आसनसोल से बीएड कर चुकी हूँ। मुझे ये जानना है कि बीएड कॉलेज में एसएसटी के टीचर के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ, जरा रिपीट करें। किस टीचर की? मुझे ये जानना है कि बीएड कॉलेज में एसएसटी के टीचर, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आवाज कट थोड़ा आवाज आपके मतलब जो है वो गूंज रहा है, वो आवाज जो है साफ साफ सुनाई नहीं दे रही। सर, सबिया सुल्ताना ये पूछना चाह रही हैं कि बीएड कॉलेज में टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, ठीक, सर बताए। एसएसटी के टीचर के लिए आप देख सकते हैं, कई रिक्वायरमेंट आती है, एमएड होना चाहिए या एमए एजुकेशन होना चाहिए बीएड के बाद, फिर आपके पास नेट जेआरएफ हो, और अब कहीं कहीं पे पीएचडी को भी शर्त उन्होंने लगा दिया है, तो पीएचडी हो, ये इतना होगा तभी आप बीएड कॉलेज में टीचर बन सकते। जी, तो एसएसटी के टीचर के लिए पूछना था। जी, उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। जैसे एसएसटी का टीचर बनना है तो एसएसटी में आपके पास इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में पीजी होना चाहिए, एमएड या एमए एजुकेशन होना चाहिए, नेट जेआरएफ होना चाहिए, और तब जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है काजी सर, वुड यू लाइक टू जस्ट कम इन फॉर 1 मिनट? हमारे यहाँ फैकल्टी है, इमरान सर ने हैंड रेज किया है। इमरान सर कहाँ? जी, शुक्रिया सर। सर, मदरसा एजुकेशन को लेके जो है मेरे जहन में जो है काफी दिनों से मैं उसमें कुछ थोड़ा सा काम करना भी चाहता हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी एक मैं ऑब्जर्वेशन भी कर रहा हूँ मदरसा एजुकेशन को। तो मेरी अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मुझे ये लगता है कि मदरसा एजुकेशन का जो करिकुलम है, जो निसाब है, उस निसाब में जैसे जो आमतौर पे जो मदरसा एजुकेशन का जो निसाब है उसमें हम दीनियात जो है, दीनी जो तालीम है, उस पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। लेकिन बच्चे जब मदरसा एजुकेशन से जब वो फारिग होते हैं तो उनको आलिम और
फाजिल और जो है कामिल वगैरह की डिग्री मिलती है, और फिर वो बच्चे जो है हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं। जैसे कि और जो हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है, सीबीएसई बोर्ड कह लें या यूपी बोर्ड कह लें, आईसीएसई बोर्ड कह लें, जो है इनके लिए तो रास्ते खुले हुए हैं। वो मेडिकल में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, और भी दीगर जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। लेकिन मदरसा से जो बच्चे फारिग होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो उस गैप को हमें फिल करने की कोशिश करने की जरूरत है। ये जो गैप है, जो जी सर बोलिए। जो उनके निसाब में ये जो गैप है, जिसके वजह से जो है वो मदरसा एजुकेशन की तालीम को लेके हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं, जो है वो गैप किस वजह से है, उस निसाब में कैसे उसको जो है उसकी भरपाई की जाए। जो मैंने एक स्टडी कराई थी मदरसा एजुकेशन पे बिहार के सिलेबस के हवाले से और मिनिमम अचीवमेंट के हवाले से साइंस और मैथ्स में। इमरान सर मैं बताऊं कि निसाब में चीजें हैं, निसाब में है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए, साइंस भी है। और दूसरी कि शाना बशाना आप क्या कीजिए, जैसे कई मदरसे कर रहे हैं वो काम, कि आप जो वहाँ के नॉर्मल बोर्ड्स हैं उनसे भी एनरोलमेंट करा के उसको अप्लाई कराइए, तो कि आप शाना बशाना दोनों कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए ज्यादातर जगहों पे निसाब में है, कुछ जगहों पे है। देखिए दूसरे ये है कि आप बच्चों को कैटेगराइज कीजिए ना। कई मदरसे वो करते हैं कि जैसे जिनको दीनी तालीम में एक्सेल करना है तो एक डिपार्टमेंट उसका बना दीजिए, बाकी डिपार्टमेंट्स में आप दीनी तालीम के साथ पैरेलल जो वर्ल्डली एजुकेशन है, जिसको वर्ल्डली कहते हैं, हालांकि दीनी दुनियावी का कोई बाइफर्केशन कुरान हदीस में नहीं है, ये हम लोगों ने कर दिया। तमाम दुनियावी अगर आप दीन की रोशनी में लेते हैं तो वो दुनिया दीनी है। इसीलिए जो हिसाब साइंस है, तो आप एक एक्सेल, जैसे कुछ बच्चों को आप एक्सेल कराइए, उसमें उनको एक्सक्लूसिव उसमें स्पेशलाइजेशन कराइए, बाकी के लिए आप बराबर विंडो खोलिए। और वो काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी मजीद जोर की जरूरत है। और दूसरे ये है कि मैं आपको बता दूं कि निसाब में होते हुए भी नहीं पढ़ाई जाती, वो दुख के साथ कह रहा हूं। मैंने दरभंगा के मदरसों में बकायदा जाके बच्चों का, तो उनके निसाब में जो हिसाब की किताब है, निसाब में जो साइंस की किताब है, पढ़ाते ही नहीं है, कोई टीचर ही नहीं देते, आमतौर पर टीचर भी नहीं। इंग्लिश है, पर्चा भी है, इंग्लिश की किताबें भी हैं, लेकिन उसके टीचर ही नहीं है। ये दुख की बात। तो उसको क्या बोलते हैं, जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा लाइमलाइट में लाना है, उसको प्रॉपर चैनलाइज कर देना है कि वो शाना बशाना। और निसाब में बताऊं आपको, बिहार बोर्ड के निसाब को फॉलो करते हैं, वो बिहार स्कूल के निसाब को लिखा हुआ है। निसाब में सर 10वीं तक तो है, 9, 10 तक तो है, लेकिन फिर 11, 12 इसमें जो इंटरमीडिएट जो होता है उसमें कुछ नहीं है वहाँ। हाँ, तो वहाँ जो है वो क्या होता है, उस गैप को कैसे फिल किया जाए, जिससे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते हैं। गैप शुरू से चलती है, उसको दूर करने की जरूरत है। बहुत स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है, हम लोग तफसील से हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरे ये कि एक जो प्रॉब्लम है वो क्वालिटी का है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मदरसों में क्वालिटी है। दूसरा ये एग्जामिनेशन में भी फ्लॉज है। आप देखिए बोर्ड के एग्जाम कैसे होते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, अब उस पर काफी कोशिशें हो रही हैं, इसलिए उसको भी सर आज के दौर में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके बॉम्बे के इलाके में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आप गूगल कीजिए, आपको मिलेगा। आपको शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसमें उन लोगों ने आजकल नया बाज़ाब्ता तौर पर अकोमोडेट किया है। बात दरअसल ये है कि मतलब मदरसा वाले जो है इरादतन और जो है ऐसा करना नहीं चाहते। क्या अगर वो जी, बिल्कुल सर, आज के दौर में उसी चीज की जरूरत है सर। हाँ, करना नहीं चाहते। अब रहा कि उनको भी समझ में बोलते हैं ना मोहब्बत, क्या बोलते हैं ना कि मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। तो यही वही चल रहा है कि ये लोग धीरे धीरे जो है इसको कबूल करने लगे हैं। और आजकल जो हो रहा है इसके बगैर, मैं आपको बताऊं, मेरा अभी जो है हमारे डॉक्टर वसीम अकरम साहब जी ने सवाल किया, ये बेचारे प्योरली मदरसे से फारिग है, फिर उन्होंने जाकर के अलीगढ़ में उन्होंने MA किया, फिर हमदर्द से उन्होंने PhD करी, और उसके बाद जो है इस बेचारे को यही मसला जो है यहाँ दरपेश है कि वो मसला का जो करिकुलम रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसी तरह से अगर जब मदरसा जाएगी गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेने के लिए, तो वो मसला जो इमरान साहब आप बता रहे हैं ना कि वो उसकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी, फिर वो ग्रेड 12 में 11 में दाखिला ले सकेगा।
लेकिन आप अपने तौर पर चला लेंगे, खुद ही मालिक बने हुए, खुद ही करिकुलम बना रहे हैं, इसको गवर्नमेंट से कोई अप्रूव नहीं करा रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी एलिजिबिलिटी होगी नहीं। जब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपको वो मेन स्ट्रीम में आप आ नहीं सकेंगे। जहां बात, लेकिन लोग सोच रहे हैं, हमारे यहाँ अबू धाबी में एक स्कूल उसमें जो है बच्चों को फर्स्ट 3 इयर्स वो सिर्फ पूरा हिफ्ज कराते हैं, उसके बाद ग्रेड 4 और 5 से वो जो है आपको साथ जो है दुनियावी तालीम जो है इंग्लिश और हिसाब पढ़ाना चाहते हैं। मैंने देखा है उस स्कूल के इस तरह के पढ़े हुए बच्चे बहुत ज्यादा कामयाब हैं। तो असल ये है कि कोशिश करने की है। अब जो मुंतजिमीन है उनको आप समझाइए कि भाई ऐसा मुमकिन है, आप करिए, लेकिन मुंतजिम तो बस उनको जो है बेकार अगर है तो कमेटी बनाइए, फिर शौक से अवाम में चंदा उठाइए। तो अगर ये तरतीब है, ये तरतीब सूट कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपकी कोशिश और आपका ख्याल इमरान साहब बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि लोगों को समझ में आए और जो है लोग इसकी तरफ सोचने लगे। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा है। अब मैं एक बार फिर से डॉक्टर काजी साहब, सर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं आपने तो कुछ हमारे आए सामने, कुछ बात दे दे, कुछ हमें नवाज दे, ताकि फिर मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूं। सर आपने 1.5 घंटा से बैठे हुए हैं। सर ये हमारे डॉक्टर काजी साहब ये प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी बहुत खिदमत हैं। मेरा तो ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो उर्दू के हवाले से कुछ मदद चाहते हैं, इनसे राब्ता करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। एक बच्ची कह रही थी वो उर्दू में जो है नोट्स चाहिए और ये सब वगैरह, तो इनसे राब्ता करने से आपको बहुत फायदा होगा। सर आप ओवर टू यू प्लीज, जस्ट इन ब्रीफ कुछ बताएं सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। इट वाज अ नाइस टॉक। तो मैं जो है उर्दू का तालिब इल्म हूँ, अमेरिका में रह रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बीच में आ जाती है, माफी चाहूंगा। हाँ, तो जैसे मुख्तियार साहब ने कहा ना, माहौल का असर होता है, तो वो जो है बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। एक जिनको अच्छी उर्दू आती है उनको अच्छी अंग्रेजी भी आती है। तो हाई स्कूल तक मैंने उर्दू में तालीम हासिल की, तमाम सब्जेक्ट्स जो मज़ामीन थे वो उर्दू में ही पढ़े, तो वो बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, किसी ने जो है सबक जो प्लानिंग होती है बीएड में, क्योंकि मैं बीएड भी कर चुका हूँ, आई एम एजुकेशनिस्ट आल्सो, तो एमडी भी हूँ, बीएससी भी किया और बहुत सारी डिग्रियां हैं। खैर मौका और महल नहीं है। तो लेसन प्लानिंग के ताल्लुक से उन्होंने कुछ सवाल किया था। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका में, आपको लेसन प्लान लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर होता ये है कि एक तो बच्चों के टेक्स्ट बुक होते हैं, द सेम टेक्स्ट बुक जो है, सब में अहम बात यह है कि हम टेक्स्ट बुक को सिलेबस समझते हैं, निसाब समझते हैं इंडिया में। वो बाहर डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है। करिकुलम इज डिफरेंट एंड बुक्स आर डिफरेंट। देयर आर मेनी बुक्स व्हिच फॉलो द बेंचमार्क्स, जिसको कहते हैं हम, और जो उनका कंटेंट उसी नोयत के रहेंगे, उसी बेंचमार्क के रहेंगे, और जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करेंगे। अब जैसे हमारे पास साइंस का है NGSS, न्यू जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड, जो वो है नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको फॉलो करेंगे। और तो यहाँ पर जो है लेसन प्लान्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। जो एक टेक्स्ट बुक तुलबा के लिए होती है, एक टेक्स्ट बुक जो होती है वो टीचर्स के लिए होती है, किस तरीके से टीच करना है, उसको टीचर्स एडिशन कहते हैं। तो उसमें जो है वो आपको लेसन प्लान मिल जाते हैं, और उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोज आर रिटन बाय एजुकेशनिस्ट। वो जो मजमून में जो रहता है ना, तो वो आपको कमरे जमात में दाखिल होने से पहले प्लान करके जाना होता है। तो यू हैव टू रिव्यू ऑल दिस, not only the subject but lesson plan too, and which is available. जी सर, वो टीचर रिसोर्सेज कहलाता है सर, टीचर रिसोर्सेज में आता है वो, और वो फ्री मिलता है। सारे आप उसको कुछ भी नाम दे लें, उसको जराए साथीदार के जराए जो भी हो। जी। तो एक तो चीज ये हो गई। और मादरी जबान के ताल्लुक से, अच्छा, मेरा एक मजमून था मुसलमानों में तालीमी फुकदान सद बाप के तजावीज, बहुत कई साल पहले लिखा था मैंने। और उसमें जो है
असरी और दीनी तालीम को हम आहंग करने के लिए कहा था मैंने कि किस तरीके से उसको हम आहंग करें। और मुख्तियार साहब तो मानू में है, पता नहीं है मानू हैदराबाद का मानू है या जी कहीं। जी 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 वही तो अच्छा, तो डॉक्टर मैं कुछ महीने पहले वहां मौजूद था। डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब ने जो है वहां पर मेरा प्रेजेंटेशंस वगैरह भी थे काफी, न्यूरोलॉजी ऑफ साइंस एंड अच्छा। और एक चीज जो बात कहना चाहूंगा, वक्त कम है, आपने मुझे 1 मिनट दिया है, शायद मैं 2 मिनट ले लूं। तो वो निसाब जो बीएड और एमएड का निसाब है, इट नीड्स रिवाइवल। इसमें बहुत सारी एज ओल्ड चल रहा है। मैं बहुत एक जमाने से तकरीबन 30 साल पहले से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि इसमें जो है आप जो एजुकेशन, हमारा जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो जो उसमें रिसर्च को अहमियत नहीं देते, तहकीक को अहमियत नहीं देते। तो उनको उनमें एक्शन रिसर्च और बेसिक रिसर्च दोनों को डालने के लिए कहा। एक्शन रिसर्च तो डाल दिया है उन्होंने अब हाल में ना, कुछ साल पहले से, मगर बेसिक रिसर्च आज भी नहीं है उसमें, तो वो बहुत अहम है। अच्छा, और एक मिसाल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, फलसफा तो चला गया। हम जो है वो जमाना चला गया जो फलसफे का, अब तो प्रैक्टिकल साइंटिफिक जमाना है ये तो। अब तो हम पढ़ाते हैं सोशल स्टडी नहीं पढ़ाते, इमरानियात नहीं पढ़ाते, बल्कि हम साइंस, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, हम साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अब सारी चीजें साइंस हो गई। अब वो जो है वो मफरूजा और हाइपोथेसिस पोस्टुलेशन का जमाना चलेगा। तो एजुकेशन भी जो है साइंस ऑफ एजुकेशन है, साइंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है। पहले आपको साइंस ऑफ लर्निंग सीखनी होगी, उससे पहले कि आप साइंस ऑफ टीचिंग सीखें। और साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन को रिमूव कर देना चाहिए कंप्लीटली। वहां पर जो है इट इज ओके फॉर सर्टेन एक्सटेंट, मगर जो है अब न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, न्यूरो साइंस ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना है। पर बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर जो है वक्त काफी हो चुका है। मुझे दिलचस्प सर आप रहते हैं तो थोड़ा सा जाना जाते हैं प्रोग्राम में, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया जरूर है। आपका इतना सारा तजुर्बा है सर, और मुसलसल आप जो है इस फील्ड में लगे हुए हैं, एजुकेशन और उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ जगह जाते हैं, वहाँ पूरी इनकी टीम बनी हुई है। और खास करके आपका, आप डॉक्टर बख्तियार साहब का आपके लिए जानना जरूरी है कि वहाँ स्कूल के टीचर हजरात बाजाब्ता जो है रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, जो साइंटिफिक मेथड के जरिए होता है। वो मॉडल नहीं कि मॉडल बनाया, बाजाब्ता जो है तना पौधा कैसे उगता है, उसका जो है पानी देने से लेकर के वो पौधा डालने से लेकर के पूरा प्रोसेस, ग्राफ, पूरा रिसर्च इनकी टीम जो है इस तरह के स्कूलों में करवाती है। तो एक बहुत बड़े काम से लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत आफियत साथ रखे और इस काम में लगाए। तो अब मैं वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आमीन। सबसे पहले डॉक्टर बख्तियार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और जो है लोगों को और बहुत पेशेंटली उन्होंने सारे सवाल लिए और बहुत ही इन्हमाक के साथ सवाल का जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि सामीन जो है जरूर सैराब हुए होंगे और उनके सवालों का जवाब मिला होगा। मैं यहाँ आमतौर से पूरे प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ, लेकिन आज जो है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं बस सिर्फ जो है तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करते हुए, जो लोग अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो वो रुक जाएं, रुक करके मैं बाकी तमाम हजरात को मैं शुक्रिया के साथ कि आपने ज्वाइन किया, आपको अलविदा कहता हूँ। और डॉक्टर बख्तियार साहब या आपको जो है मैं अब अलविदा करता हूँ। आपने बहुत मेहनत की और कुछ लोग जो हमसे बात करना चाहते हैं जरूर रुके। जो है मैं खुश हूँगा कि आप मुझे कुछ शेयर करना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, या फिर कुछ और अलग से, क्योंकि सारी बातें पहुंचाई नहीं जा सकती, तो उसको भी हम लेंगे और फिर जो है आपसे बात करवा करके या उनका अपना आपका मैसेज जो है हमारे गेस्ट के ऊपर पहुंचा करके आपको और भी बातों की जानकारियां हासिल करवाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में वक्त बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर डिले जी। बहुत शुक्रिया काजी सर का भी, उनके ऑब्जर्वेशंस का निहायत बुनियादी उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे निसाब में बेसिक चेंजेस लाने की जरूरत है। आई फर्मली बिलीव विद यू। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का मैंने देखा, मेरे काफी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे फैकल्टी हजरात भी ज्वाइन किए हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
और रियाज सर का फिर आखिर में एक बार शुक्रिया कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म हमें शेयर करने ये न सिर्फ कहा बल्कि परसों किया और ये हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फिर अल्लाह अगर जो उनको बात करनी है हमसे वो रुक सकते हैं, बाकी तमाम हजरात शुक्रिया के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। सर मुझे इजाजत है, मैं एग्जिट कर जाऊं सर? सर? सर सर आप एग्जिट करें, बहुत वक्त हो गया। हजरत के साथ कुछ हमारे बच्चे थे, मैंने देखा उन्होंने हैंड रेज किया था। तमाम बच्चों से दरखास्त है कि आप हमारे हर हफ्ते प्रोग्राम में आप जुड़े। बहुत अच्छे लोग इसमें शामिल होते हैं। आपके इल्म, आपका वक्त है यह है कि इल्म सीखने का, मुतअद्दिद ज़राए से जहां से इल्म आए, आप जो है अरबी में कहते हैं हलमी मजीद, और ज्यादा मांगिए और ज्यादा हासिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे। ये लगन हो और तो इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना वक्त निकालें। इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह।